Audiobook Emporium. भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 47 में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसानों को अपने आज में जीना चाहिए, न कि अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। पर क्या हो अगर कोई इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचना चाहे और फिर भी ना सोच पाए? बात हो रही है क्लाइव वियरिंग की, एक ऐसे शख्स की जिन्हें ना ही अपना अतीत याद है और ना ही वो अपने भविष्य को याद रख पाते हैं। यही कारण है कि उन्हें द मैन विद 7 सेकेंड मेमोरी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? असल में क्लाइव वियरिंग एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनीशिया से जूझ रहे हैं, यानी उन्हें बीमारी ही ऐसी है जिससे वो पुरानी और नई मेमोरीज नहीं रख पाते हैं, जो कि एक दिमागी बीमारी वायरल इंसेफेलाइटिस की वजह से हुआ है। इससे उनके दिमाग का एक ऐसा पार्ट इफेक्ट हुआ जो मेमोरीज को स्टोर करने का काम करता है। वो पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जिसके चलते अब उन्हें ना ही अपने बचपन की मस्ती याद है, ना जवानी की मस्खरी, और ना ही कोई खुशी या गम के पल। यानी कि बस सांस लेना, खाना खाना और सो जाना, रोज का इतना ही काम है। कितना खोखलापन है ऐसी जिंदगी में, है ना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे असर और आप सुन रहे हैं कोको एफएम। दोस्तों, आप सभी आज जहां पर भी हैं वहां पर पहुंचने के लिए आप सभी तरह तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरे होंगे। कुछ खोया होगा, कुछ पाया होगा और बहुत सारी मेमोरीज बनाई होंगी। यानी आप आज जो कुछ भी हैं उसके पीछे आपकी यादों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या हो अगर आपकी यादें क्लाइव वियरिंग की तरह ही खत्म हो जाएं? बुरा लगेगा, है ना? इससे ये पता चलता है कि मेमोरीज लाइफ में कितना प्यारा रोल अदा करती हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं मेमोरीज की वजह से एक इंसान बन पाता है। पर क्या आपको वो सब कुछ याद है जो भी आपने जिया है? नहीं। अगर आप 20 साल की जिंदगी भी जिए हैं तो आप में इतनी भी मेमोरी नहीं होगी कि आप उन्हें याद करते हुए 2 साल भी बिता पाएं। कारण है कि दिमाग सब कुछ याद नहीं रख पाता है, बशर्ते आप रेबेका शेरॉक हों, जिसे ऑप्टिज्म है और अपने लाइफ के एक एक मोमेंट्स को याद रख पाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक इंसान 1 घंटे में अपनी बनाई गई मेमोरी का 50% हिस्सा भूल जाता है और 1 हफ्ते में ये भूलना 90% तक पहुंच जाता है। दूसरी बात, भूलना सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि सपनों में भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा या बुरा सपना आता है जिससे नींद खुल जाती है, पर जैसे ही नींद खुलती है यही याद नहीं रहता कि नींद खुली क्यों। तो ये सभी बातें स्ट्रेस डालती हैं सिर्फ एक ही चीज पर, मेमोरी यानी याददाश्त। और ये सभी को पता ही है कि एक अच्छी मेमोरी एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एक बच्चे के स्कूल में पढ़ने से लेकर एग्जाम देने तक, एक व्यक्ति के बिजनेस की बातों को याद रखने से लेकर ऑफिस के असाइनमेंट्स को याद रखने तक, अपने लाइफ पार्टनर के बर्थडे को याद रखने से लेकर उनको घुमाने तक, हर जगह कुछ ना कुछ याद रखना ही पड़ता है। पर सवाल तब पैदा होता है जब इंसान यही सब चीजें भूलने लग जाता है। इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि वो भूले ना? यानी कैसे खुद को भूलने से रोका जाए, कैसे मेमोरी को इतना अच्छा किया जाए कि जिंदगी को मजेदार बनाने से लेकर सक्सेसफुल बनाने में कभी कोई कमी ना रहे। ये सभी सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब, जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। और दोस्तों, आप सिर्फ मेमोरी को बढ़ाना ही नहीं सीखेंगे बल्कि ऐसे माइंड को भी डेवलप करना सीखेंगे जो मेमोरीज को मेमोराइज कर पाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने दिमाग को कल्टीवेट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर और समझते हैं कि यादों को कैसे याद रखा जाए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बूढ़े किसान की है जिसे हर कोई भूल चुका था और जो खुद भूलने की बीमारी से जूझ रहा था। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसका कोई भी नहीं था और वो ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखता था। रोज वो अपने खेत पर जाता, काम करता और खेती बाड़ी करके जो पैसे मिलते उससे एक दिन और जी लेता था। एक दिन रास्ते में उसे एक बच्चा रोते हुए दिखा। वो बच्चा बहुत कमजोर था और देखकर समझ आ रहा था कि वो भूखा है। उस बूढ़े के पास कुछ रोटियां थीं तो उसने उसे वो दे दिया। रोटी खाकर बच्चा चुप हो जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन उस बूढ़े ने फिर उस लड़के को देखा जो फिर से भूखे पेट रो रहा था, तो उस बूढ़े ने फिर से उसे कुछ खाने को दे दिया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। धीरे धीरे उस बच्चे का शरीर बनता जा रहा था और उसके साथ और भी बच्चे आने लग गए थे। वह बूढ़ा उन सभी के लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आने लगा था। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े होते गए
अब उनमें से कुछ बच्चों को वो अपने साथ खेत पर भी ले जाने लगा था, पर साथ ही में कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिन पर वो कुछ भी ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक ये चलता रहा और फिर एक दिन उस बूढ़े ने वहां आना बंद कर दिया था। उसकी मौत हो चुकी थी। वो बच्चे उसका इंतजार करते रहे और करते रहे। धीरे धीरे जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वो फिर से कमजोर होने लग गए और फिर जैसा कि होना था एक एक करके उनकी मौतें होने लग गईं। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग कहाँ है और पर्पस क्या है इस कहानी का। तो दोस्तों, इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ, पर्पस जरूर है। असल में ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो आपके साथ रोज होती है। आप समझे नहीं? असल में बात हो रही है मेमोरीज की। जी हाँ, ये बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि आपका दिमाग है और वो बच्चे आपकी मेमोरीज हैं। अब कैसे वो बूढ़ा आपको और बच्चे आपकी मेमोरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी मेमोरी बनती कैसे है, और बनती है तो फिर खत्म क्यों हो जाती है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर आते हैं कि मेमोरी बनती कैसे है। ये सबको पता है कि एक मेमोरी के बनने में दिमाग का सबसे बड़ा रोल होता है। अब दिमाग बना होता है न्यूरॉन्स का, और न्यूरॉन्स आप में एक कनेक्शन के जरिए जुड़े रहते हैं जिसे सिनेप्स बोला जाता है। और दोस्तों, ये एक सिनेप्स ही होता है जो एक मेमोरी कहलाता है। यानी जब भी एक नई मेमोरी बनती है तो एक नया सिनेप्स बनता है, यानी न्यूरॉन्स के बीच में एक नया कनेक्शन बनता है। और जितनी ज्यादा मेमोरीज बनेंगी उतने ही ज्यादा सिनेप्स बनेंगे। ये खूबसूरत बायोलॉजिकल प्रोसेस रोज चलता रहता है जहां पर न जाने कितने ही सिनेप्स बनते और टूटते रहते हैं, जिसके चलते लोग चीजें याद करते हैं और भूलते रहते हैं। पर फिर कोई मेमोरी मरती क्यों है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब एक सिनेप्स बन ही चुका होता है तो ये टूट क्यों जाता है? इसका सिंपल रीजन है मेमोरी यानी सिनेप्स का यूज न होना। जिस तरह उस बूढ़े किसान के मरने के बाद वो बच्चे भूखे मरने लग गए थे, और इसके अलावा कुछ बच्चे जो काम पर न जाने की वजह से दूसरों से कमजोर होते जा रहे थे। तो ये केवल यही दिखाता है कि जिस तरह खाना और काम करना बच्चों के बढ़ने और मजबूत होने के लिए जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह किसी चीज को करना और दोहराना एक मेमोरी के बनने और टिके रहने के लिए जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूरे दिन घर पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति दिन भर मजदूरी कर रहा है। दोनों में फर्क साफ दिखेगा और पता चल जाएगा कि कौन इनमें से ज्यादा काबिल और स्ट्रांग है। तो इतना समझ आ गया होगा कि एक मेमोरी कैसे बनती है, कैसे टिकी रहती है और कैसे खत्म होती है। इसी से जुड़ी एक और चीज है जिसे समझना जरूरी है, जिसके लिए कहानी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो बूढ़ा मरने से पहले उन बच्चों को अपना खेत दे देता है और वो बच्चे अब उसी खेत पर काम करते हुए खुद को जिंदा रखते हैं। तो ये उन कामों की बात हो रही है जिसे करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी मसल मेमोरी, जो कि तब बनती है जब कोई इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि उसे फिर इस काम को दोबारा करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई गाड़ी चलाना पहली बार सीखता है तो शुरू में उसको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कहां पर ब्रेक है, कब एक्सेलरेट करना है, पीछे से कोई आ रहा है या नहीं, एटसेट्रा। पर यही चीज बार बार करते हुए इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आखिर में इन सभी कामों के बारे में अलग अलग सोचना ही नहीं पड़ता है। जैसे ये कई काम नहीं बल्कि एक ही काम हो, केवल गाड़ी चलाना। तो ऐसी हैबिट सिर्फ तभी बनती है जब इसे बार बार दोहराया जाए। बस यही चीज एक मेमोरी के साथ होता है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को एक ही लाइन में कहा जाए कि क्यों एक मेमोरी बनती है और खत्म होती है, तो वो है एक मेमोरी तब बनती है जब एक सिनेप्स बनता है, और जितना ज्यादा वो काम दोहराया जाता है उतना ही ज्यादा वो सिनेप्स का कनेक्शन मजबूत होता जाता है, यानी कि एक स्ट्रांग मेमोरी बनती है। इससे पता चलता है कि एक मेमोरी के बनने और मरने की कहानी कितनी दुखदाई है, बिल्कुल एक जीवित व्यक्ति की तरह, जिसके मरने के बाद लोग उसके अस्तित्व को भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़े किसान के साथ हुआ था। उसे वैसे ही कोई याद नहीं रखता था, और जो बच्चे उसे याद रख सकते थे वो खुद मरने लग गए थे, बिल्कुल यादों की तरह। तो दोस्तों, कितना सिंपल है ना एक मेमोरी को बनाना? क्या सिंपल नहीं है? जी हाँ, एक मेमोरी को बनाना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब भूलने की आदत से परेशान नहीं होते। तो क्या इसका कोई इलाज है? इलाज तो है, पर इलाज से पहले अक्सर उसका कारण पता होना चाहिए।
तो क्या कारण होते हैं एक मेमोरी के न टिके रह पाने के? कारण होता है किसी इंसान का अपनी मेमोरी को बनाने के लिए कोशिश ही न करना। चाहे लोग कितना भी रोएं, बहाने बनाएं, असल में कोई अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश ही नहीं करता। सब सोचते हैं कि ये तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसे कोई जादू की छड़ी है जो घूमे और उनकी मेमोरी बढ़ा दे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ दिमागी कसरतें करनी होंगी, तब जाकर कोई मेमोरी एक स्ट्रांग मेमोरी बनेगी। अब वो दिमागी कसरतें क्या हैं, उसकी बात करते हैं। साथ ही में जानते हैं कि क्या उस बूढ़े किसान की कहानी का यही अंत है? क्या होगा उन बच्चों का, और क्या वो बूढ़ा किसान ऐसे ही एक दुख भरी मौत मर जाएगा जहां उसके पैदा होने और न होने का कोई फर्क ही ना हो? शायद नहीं। अभी भी वक्त है इस कहानी को बदलने का और एक हैप्पी एंडिंग देने का। आखिर एक बूढ़ा किसान कुछ तो यादें छोड़ के गया ही होगा। तो आइए सुनते हैं अगला एपिसोड और जानते हैं क्या हैं वो स्टेप्स जिनसे आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लगभग हर किसी की तरह बूढ़ा किसान मरने से डरता था। हालांकि उसका डर ये नहीं था कि वो मर जाएगा, बल्कि ये था कि मरने के बाद उसे याद करने वाला कोई भी नहीं था। आखिर सिर्फ पैदा होने और मरने का क्या ही फायदा जब आपके जीने का किसी को पता ही ना हो? पर वो कर भी क्या सकता था, उसका कोई था ही नहीं। लेकिन जब से ये बच्चे उसकी जिंदगी में आए थे, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे थे। अब उसकी जिंदगी में कोई था जिसके साथ वो बैठ सकता था, बातें कर सकता था और खाना खा सकता था। इसलिए वो उनके लिए खाना बनाते वक्त बहुत ध्यान रखता था। जैसे नमक मसाले हमेशा सोच समझ कर डालता था। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में वो ध्यान नहीं दे पाता था तो स्वाद ऊपर नीचे हो जाता था। दूसरा, हर बच्चे का स्वाद भी कुछ अलग होता था, जिसके चलते उसे थोड़ा खाना अलग से भी बनाना पड़ता था। धीरे धीरे गलतियों से सीखते हुए गलतियां कम होने लगी थीं और लगातार ध्यान से खाना बनाने के कारण अंत में वो इतना काबिल हो गया था कि वो अब आंख बंद करके भी खाना बना सकता था। इसके अलावा उसका काम आसान करने के लिए अब बच्चे भी उसका हाथ बटाने लगे थे। इससे बूढ़े को बच्चे और बच्चे को बूढ़ा मिल गया था, जो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे। दोस्तों, पिछले एपिसोड से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मेमोरी क्या होती है, पर क्या आप मेमोरी की पावर को जानते हैं? शायद कई लोग इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए होंगे। मतलब ये कि क्या किसी को पता है कि जब एक इंसान की मेमोरी काम करती है तो वो क्या क्या कर सकती है? ये जानना जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इससे एक क्लियर एम मालूम पड़ जाएगा कि अगर मेमोरी को पावरफुल बनाना है तो कितना। मेमोरी को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगता होगा, क्योंकि कईयों को तो घर से निकलते हुए कौन सी सब्जी लेनी है ये भी याद नहीं रहता है। तो अनंत तक याद रखना केवल एक मजाक ही लगेगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले दिमाग की पावर को जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर IBM सुपर कंप्यूटर है, जो करीब 30 मेगावाट पावर लेकर 200 पेटाफ्लॉप्स ऑपरेशन कर पाता है। वहीं पर एक इंसानी दिमाग सिर्फ 20 वॉट पावर यूज करके 1 एक्स फ्लॉप ऑपरेशन कर पाता है। अब फ्लॉप्स क्या हैं और सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में इंसानी दिमाग कमजोर है या स्ट्रांग, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए कि एक विंड मिल यानी कि पवन चक्की है, जिसके पंखे को घूमने के लिए 30 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा चलनी चाहिए, जिसके बदले 200 क्वाड्रिलियन घरों को बिजली मिलेगी। एक क्वाड्रिलियन में 15 जीरोज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा पंखा जो सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड की हवा से घूमकर इससे 5 गुना ज्यादा घरों को बिजली दे सकता है। यानी कि ये छोटा सा पंखा एक विंड मिल से बहुत ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रांग है। बस ये विंड मिल IBM सुपर कंप्यूटर है और ये छोटा सा पंखा एक इंसानी दिमाग। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में दिमाग का मुकाबला आज के सुपर कंप्यूटर से भी नहीं कर सकते हैं। पर फिर क्यों ऐसा होता है कि इंसान सब्जियों तक को याद नहीं कर पाता है? और क्यों कुछ लोग आइंस्टीन, न्यूटन, आर्यभट्ट और सुश्रुता जैसे जीनियस की तरह होते हैं, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है? तो पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है, यानी दिमाग का ज्यादा यूज न होना। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कैसे अपने दिमाग को अच्छे से यूज किया जाए और स्ट्रांग मेमोरी बनाई जाए। एक स्ट्रांग मेमोरी बनाने के लिए 3 चीजें करनी है। पहला, जो भी करना है पूरे अटेंशन के साथ करना है, यानी करते हुए काम में पूरा दिमाग लगाना है।
आधे मन से नहीं करना है, जिससे कि मेमोरी बनने की शुरुआत ही अच्छी हो। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को दोहराना है ताकि जो मेमोरी बनी है वो गहरी हो सके। तीसरा और सबसे ज़रूरी, एसोसिएशंस बनाने हैं। क्या मतलब है इन सभी पॉइंट्स का? आइए एक एक करके जानते हैं। पहला, जिस तरह बूढ़े को पहले खाना बनाने के लिए ध्यान देना पड़ता था ताकि कोई गलती ना हो, उसी तरह एक सही मेमोरी को बनाने के लिए काम को पूरा ध्यान लगाकर करना ज़रूरी है। नहीं तो आधा अधूरा काम आधी अधूरी मेमोरी ही बनाएगा। आखिर कोई एक नींबू का बीज लेकर तरबूज के उगने की उम्मीद तो नहीं कर सकता है ना। दूसरा, बूढ़ा लगातार प्रैक्टिस करता रहा खाना सुधारने की। बिल्कुल वैसे ही एक ही काम को कई बार दोहराना है। ध्यान रहे, अगर कामयाबी आपकी मंजिल है तो शॉर्टकट आपका रास्ता नहीं है। तीसरा, जिस तरह बच्चे भी मिलकर आगे आ गए थे काम में हाथ बटाने के लिए, ठीक उसी तरह से मेमोरी को भी एसोसिएशन चाहिए होता है टिके रहने के लिए। एसोसिएशन मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसलिए इसके बारे में आगे कई बार बातें होती रहेंगी। खैर, प्रिंसिपल से याद आया, ये बातें स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि अक्सर वो क्लास में टीचर के पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बाद में याद कर लेंगे। पर ऐसा करने की वजह से ही बाद में भी उन्हें इंफॉर्मेशन को याद रखने में दिक्कत आती है। क्योंकि एसोसिएशन एक मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बेहतर से समझने के लिए एक बढ़िया सा और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जी लेने का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक बच्चे को भिंडी, शिमला मिर्च, करेला और आलू लेना है, तो वो सिंपली ऐसे ही याद रखेगा, भिंडी, शिमला मिर्च, करेला और आलू। तो वो इसे आसानी से भूल जाएगा। तो इन्हें अपनी मेमोरी में बिठाने के लिए वो 3 स्टेप्स अप्लाई करता है। सबसे पहले उसे कौन सी सब्जी लानी है उसे पूरा ध्यान से समझेगा। इसके लिए चाहे तो वो उन सब्जियों को देख भी सकता है, फिर वो लगातार उन्हें इसी सीक्वेंस में दोहराता जाएगा और वहीं पर अगर वो इसे ऐसे याद रखे कि 3 हरी सब्जियां लेनी है और 1 सब्जियों का राजा, तो ऐसा करके वो अंत में एक एसोसिएशन भी बना लेगा। अब इन तीनों स्टेप्स को पूरा करने के बाद उसके दिमाग में ये मेमोरी तो बहुत अच्छे से भर जाएगी और वो पूरे रास्ते याद रखेगा। हाँ, बाकी वो जानबूझकर करेला न ले जाए तो वो एक अलग बात होगी। इस एग्जाम्पल में मेमोरी को परफेक्ट करने के लिए एक और चीज़ सामने आती है, क्लासिफिकेशन। इंसानी दिमाग असल में बहुत आलसी होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इसलिए दिमाग ऐसा काम करना ही नहीं चाहता है जहां पर उसकी ज़्यादा एनर्जी लगे, जैसे हौच पौच तरीकों से चीज़ों को याद रखना। इसलिए उसे चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जब चीज़ों को एक सही सीक्वेंस में याद किया जाएगा तो दिमाग अच्छे से याद कर पाएगा। जैसे अगर बच्चा पहली बार में भिंडी को पहले बोलता है और अगली बार दोहराने पर करेला को, तो इससे उसका दिमाग ही कंफ्यूज होगा कि याद करना क्या है। इसलिए एक ही सीक्वेंस में याद करना, क्लासिफाई करना और कोई एसोसिएशन बनाना दिमाग में एक स्ट्रांग मेमोरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मेथड है ये एक नेचुरल मेथड है, यानी कि इसे बार बार करना होगा ताकि एक हैबिट बन जाए। पर क्या सच में ऐसी मेमोरी कारगर साबित होगी? क्योंकि नेचुरल चीज़ें अच्छी भले ही हों पर वो टाइम बहुत लेती हैं और आजकल के टाइम में किसी के पास टाइम ही तो नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको कुछ किस्से और कहानियों को सुनना और समझना होगा। तो क्यों ना ऐसे ही कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स को सुना जाए जहाँ पर नेचुरल तरीके से ही ऐसी मेमोरी बनाई गई है कि मेमोरी बनाना किसी जादू से कम ना लगे। कभी कभी सिर्फ जीना ही अपने आप में बहादुरी का काम होता है। सेनेका। सबको पता है कि भारत सबसे प्राचीन देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं और रचनाएं मिलती हैं। 12 एडी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो उसमें करीब 90 करोड़ किताबें जली थीं, जो कई महीनों तक जलती रही थीं। उसमें न जाने कितनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें रही होंगी, पर फिर भी भारत के पास बहुत सारी रचनाएं बची हुई हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, हालांकि इतना भी सिंपल नहीं है कि हर कोई इसे कर ले। असल में पुराने समय में लोग अपने गुरुओं की बातें ज़बानी याद रखते थे, जो कुछ हद तक अभी भी होता है, और कई रचनाएं ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। जैसे पणिनि की संस्कृत ग्रामर की किताब, जो लगभग एक बाइबल जितनी बड़ी है, कई जनरेशन्स तक ज़बानी विरासत में बढ़ती रही है। इसके अलावा आज भी कई ऐसे पंडित और ब्राह्मण मिल जाएंगे जो महाभारत के सभी श्लोकों को याद रखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं?
तो जिन श्लोकों की गिनती ही हर कोई नहीं बता पाता है, उसे कई लोग ज़बानी याद रखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं। जैसे मिथ्रिडेट, जो एक वॉरियर थे और अपनी आर्मी में हर एक सोल्जर का नाम ज़बानी याद रखते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें 2 भाषाएं भी आती थीं, जबकि अभी ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती है क्योंकि अब इंटरनेट है और इंग्लिश और लोकल भाषा जानना आम बात है, पर उस समय ये एक बड़ी बात थी। इसी तरह रोमन के एक वक्ता जिनका नाम था हॉर्टेंसस, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने सामने वाली की सारी बातें वैसे ही दोहरा सकते थे जैसे उसने बोला था। इसी तरह स्टोइक फिलोसोफर सेनेका कई हजारों नामों को याद रखते थे और उसे उसी ऑर्डर में सुना सकते थे जिस ऑर्डर में उन्होंने उसे याद किया था। इसके अलावा अगर कभी कुछ 100 लोग उनसे कुछ बात कहते थे तो वो उन सभी की बातों को सुन भी सकते थे, समझ भी सकते थे और रिपीट भी कर सकते थे। ये सब तो फिर भी पुराने एग्जाम्पल्स हैं। आज भी ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे लोग हैरान हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। जैसे एक लाइब्रेरियन जिसे किसी किताब की कोई भी लोकेशन पूछो तो वो उसकी सही लोकेशन बता देता है, या फिर लॉयर्स और आईएएस ऑफिसर्स जिन्हें कितनी ही चीज़ें याद रहती हैं या ये कहा जाए कि रखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मीत से ज़्यादा अच्छी मेमोरीज रखते हैं। दूसरी बात ये कि इससे मेमोरीज के बारे में पता चलता है कि अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो वो सिर्फ याद रखने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वो इससे कहीं ज़्यादा काम आती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये सब उन लोगों ने किया कैसे। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, अपने दिमाग की बार बार प्रैक्टिस और एसोसिएशंस करके। प्रैक्टिस तो समझना मुश्किल नहीं है, केवल करना मुश्किल है। पर एसोसिएशन का क्या मतलब है, इसे कैसे समझा जाए? तो लॉ ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जितना ज़्यादा एक मेमोरी को चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। इसके 2 तरीके हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। ऑथर नेचुरल मेथड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेचुरल मेथड वो सब है जिसकी अभी तक बात होती आई है, यानी अटेंशन, एसोसिएशन एटसेट्रा। वहीं पर आर्टिफिशियल का मतलब है कुछ बाहरी चीज़ों को यूज़ करके अपनी मेमोरी को बढ़ाना, जैसे दिमाग वाली कोई गेम या कोई ऐप या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेना। अब आर्टिफिशियल मेथड से मेमोरी बढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि ज़रूर इससे मेमोरी बढ़ रही है, पर असल में वो ज़्यादा समय तक काम नहीं करता है, क्योंकि नेचुरली जितनी ज़्यादा और कारगर तरीके से किसी की ग्रोथ होगी, आर्टिफिशियली उतना नहीं हो पाएगा। क्यों ना इसे भी बूढ़े किसान की कहानी से ही समझें। इस बार कहानी को थोड़ा सा अलग अंदाज में लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि वो बूढ़ा बच्चों की जगह कुछ रोबोट्स को देखता है और उन्हें खाना देने की बजाय उनकी समय समय पर ऑयलिंग और मेंटेनेंस करता है। अब इससे वो रोबोट काम तो करते रहेंगे और आपस में वो एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं, पर क्या उनकी ग्रोथ होगी? जी नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो मेंटेन जरूर होंगे पर ग्रो नहीं करेंगे। यानी कि आर्टिफिशियल मेथड ऐसा है जैसे कोई अपना हाथ इस्तेमाल करने की बजाय एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी आर्टिफिशियल मेथड का एक और नुकसान है, पर उससे पहले एक मजेदार कहानी हो जाए। 500 बीसी में एक ग्रीक कवि हुआ करते थे, सिमोनाइड्स। एक बार उन्हें किसी पार्टी में बुलाया गया था, जहां से उनके जाने के बाद छत गिर गई थी। इससे कई लोगों की मौत हो गई थी और ऐसी हुई थी कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था कि कौन सी लाश किसकी है। पर क्योंकि वहां पर सिमोनाइड्स पहले मौजूद थे और उन्होंने वहां पर लोगों को देखा था, तो उन्हें अच्छे से याद था कि मरने से पहले कौन कहाँ था। यहाँ तक कि वो तो ये तक बता दिए थे कि कौन खड़ा था और कौन बैठा था। इस हादसे के बाद सिमोनाइड्स की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल खोजते हुए यूरेका चिल्लाना शुरू कर दिया था। इस हादसे के बाद से सिमोनाइड्स ने चीज़ों को याद रखने का एक सिस्टम इजाद किया था। इसे नाम दिया द टॉपिकल सिस्टम, जो कहता है मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें कई हॉल्स और कमरे हैं। अब जो भी चीज़ों को याद करना है उन सभी चीज़ों को बस इन सभी कमरों में से किसी एक में विजुअलाइज करते रहें। बहुत लोगों को यह सिस्टम इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पर अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट्स देनी शुरू कर दी थी। जैसे काय, जो खुद मेमोरीज को बढ़ाने के लिए काफ़ी स्टडीज़ कर चुके हैं, कहते हैं सिर्फ कमरे मानने की बजाय दीवारों, ज़मीन और छत हर जगह को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लें।
इससे अब एक ही बिल्डिंग में कई कमरे हो जाएंगे और हर कमरे में कई सेक्शंस हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही जगह में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक ऑर्डर भी डिसाइड किया जा सकता है कि पहले कौन सा कमरा है या कौन सा सेक्शन है जो आपकी नज़र में सबसे पहले आता है। अब ये मेथड शुरू में सुनने में अच्छा तो बहुत लगता है, पर जब इसे करने की बारी आती है तब एहसास होता है कि क्या ये वाकई में इतना अच्छा तरीका है चीज़ों को याद करने का। क्योंकि सबसे पहले तो यही याद करना पड़ेगा कि कौन सा कमरा या सेक्शन कहाँ पर है, जिससे ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे आर्टिफिशियल मेथड सभी लोगों के काम नहीं आते हैं। इससे बेहतर तो नेचुरल मेथड ही है, जो लंबा ज़रूर है पर उतना ही सिंपल भी है और केवल एसोसिएशन बनाने के लिए कहता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि एसोसिएशन काफ़ी अजीब से लिए जा सकते हैं, पर अंत में वो होंगे एसोसिएशन ही। जैसे भिंडी, शिमला मिर्च और करेला हरे रंग के होते हैं, तो इनके साथ एक और हरी सब्जी जोड़ी जा सकती है, जैसे एक एलियन। तो वो बच्चा अंत में इसे ऐसे याद कर सकता है कि हरे एलियन के लिए हरी सब्जियां लेनी है। इससे एक मज़ेदार एग्जाम्पल बन जाएगा जिसे एक बच्चा भी याद कर सकता है। पर एलियंस हरे होने के साथ साथ बहुत तेज दिमाग वाले भी होते हैं। क्या उनके जैसा दिमाग इंसानों का भी हो सकता है? कुछ हद तक हाँ। अब वो कैसे, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। बूढ़ा किसान जब भी खाना बनाता था तो वो एक चीज जरूर देखता था कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छा खाना बनाते थे। इससे उन बच्चों का उसके दिमाग पर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था और वो उन पर बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था। जब दूसरे बच्चे ये देखने लगे तो वो भी खुद को उनके साथ एसोसिएट करने लग गए थे, जिससे अब हर बच्चा अच्छा काम कर रहा था। खैर, जब खाना बन जाता था तो खाना बनने के बाद वो बूढ़ा उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर सीक्वेंस में खाना परोसता था ताकि सभी को बराबर खाना मिले। हालांकि इनमें भी कुछ शरारती बच्चे अक्सर लाइन के बीच में घुस जाते थे और दूसरों के हिस्से का खाना खाने लगते थे। इससे बचने के लिए बूढ़े ने एक तरकीब सोची। वो उन बच्चों से जुड़ी छोटी चीजों को याद करने लगा था, जैसे किसी के बाल छोटे हैं, कोई मोटा है, किसी ने काली शर्ट पहनी है, किसी की जेब फटी है, वगैरह वगैरह। ऐसा करने से गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो गई थी, पर खत्म नहीं। कारण था कि वो बूढ़ा कभी कभी ये सीक्वेंस ही भूल जाता था और अक्सर छोटे बाल वाले लड़के को कई बार बुला लेता था। इस चक्कर में कई बार सीक्वेंस भी बदल गया था, लेकिन सभी बच्चे खुश थे। आखिर उन्हें कुछ खाने को तो मिल रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी कुछ सबकॉन्शियसली किया है? सपोज एक कमरे में कोई मोबाइल लेने के लिए घुसता है जहां पर कमरे की लाइट्स बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी चीज से टकराता नहीं है, जैसे उसे कोई एलियन ऊपर से कंट्रोल कर रहा हो। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सबकॉन्शियसली उसे पता है कि कौन सी चीज कहां पर रखी है। लेकिन क्या ये सबकॉन्शियस माइंड हर जगह काम करता है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि सबकॉन्शियस का मतलब होता क्या है। जब भी कोई काम पूरे होश में किया जाता है, जैसे पहली बार कुछ करना या सीखना, तो लोग पूरे कॉन्शियस में रहकर करते हैं। क्या आपको मेमोरी को बनाने का पहला स्टेप याद है, जहां पर कहा गया था कि एकदम अटेंशन के साथ काम करना है? तो अटेंशन के साथ यानी कॉन्शियसली काम करने के दौरान शुरू में किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं पता होता है कि ये चीज़ कैसे करनी है। सिंपल शब्दों में बोलें तो अभी इसकी कोई मसल मेमोरी नहीं बनी है, पर जब एक ही चीज़ को बार बार किया जाता है तो यही मेमोरी बनने लगती है और बाद में वो मेमोरी इतनी गहराई में उतर जाती है कि फिर वो काम कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड करता है। यही कारण है कि अक्सर एक व्यक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है ताकि वो इसमें इतना एडवांस हो जाए कि उसे फिर सोचने की भी ज़रूरत न पड़े कि वो कर क्या रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सांस लेना। दिन में आप कितनी बार सांस लेने को याद करते हैं? शायद एक बार भी नहीं। तो क्या आप सांस लेना भूल जाते हैं? नहीं। यहाँ तक कि आपको अभी याद कराने पर ही इसकी याद आई होगी कि आप सांस ले रहे हैं। नहीं तो सांस लेना तो आपका हर वक्त का काम है, बिना सोचे और याद किए। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड कितने टाइम में डेवलप होता है। जैसे अगर किसी ने सांस लेने को हैबिट बना लिया होगा तो कितना वक्त लिया होगा। दूसरी बात, क्यों कुछ लोग एक सबकॉन्शियस हैबिट को जल्दी बना पाते हैं और कुछ लोग लेट में? इसका कारण है अलग अलग फर्स्ट इंप्रेशन होना। इसको डिटेल से समझते हैं।
ये तो सबको समझ आ गया होगा कि एक मेमोरी को बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन इसकी शुरुआत दो तरीके से होती है। पहला एक खराब इंप्रेशन से और दूसरा एक अच्छे इंप्रेशन से। खराब इंप्रेशन का मतलब है कि पहली बार कोई काम कर रहा है पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बूढ़ा उन बच्चों को ज्यादा दिमाग में रखता था जिन्होंने उस पर अच्छा इंप्रेशन डाला था। हालांकि इसमें उस बूढ़े की गलती नहीं है, ये तो नेचुरल है और इसका फायदा भी सभी को मिलेगा, क्योंकि जो बेहतर खाना बनाएगा वो खाना सभी को मिलेगा। बस इसी तरह एक अच्छा इंप्रेशन भी आपके दिमाग में ज्यादा चढ़ता है। इसलिए अगर कोई स्ट्रांग मेमोरी चाहता है तो उसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी स्ट्रांग रखना होगा। इसी से मिलती हुई एक कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि ये अधिकतर किसी अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू में काम आती है, पर यह कहावत बताती है कि एक अच्छा इंप्रेशन कितना जरूरी होता है। दूसरा, जिस तरह दूसरे बच्चे भी खुद को स्ट्रांग इंप्रेशन देने वाले बच्चों के साथ एसोसिएट करने लग गए थे, उसे काम और भी आसान हो गया था और वो बूढ़ा दूसरों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये भी मेमोरी में देखने को मिलता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कहीं जा रहा है, जिसे वापसी घर जाते वक्त एक मोबाइल शॉप पर जाना है। अब इसके दो सिनेरियोस हैं। पहला, वो व्यक्ति केवल उसी दुकान को देखता है जहां पर उसे वापसी के वक्त आना है और वो कहाँ है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरे केस में वह व्यक्ति सिर्फ उस दुकान को ही नहीं देखता, बल्कि उसके आसपास की चीजें, जैसे उस दुकान के बगल में एक साइकिल पंचर की दुकान का होना, या फिर उसके पास एक बिजली के खंभे का होना, या फिर सड़क के दूसरी साइड एक बड़ी सी कपड़े की दुकान का होना, ये सब देखता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से केस में उस व्यक्ति को वो दुकान ज्यादा याद रहेगी? बिल्कुल दूसरे केस में, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ उस दुकान को ही याद नहीं किया, बल्कि कई चीजें भी उसके साथ एसोसिएट की हैं, जिससे उस दुकान का पहला इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग बना है। अब इसके बाद वो व्यक्ति चाहे जब भी वहां से गुजरे तो हर बार उस दुकान और उसके एसोसिएशंस को देखते हुए जा सकता है, जिससे मेमोरी और स्ट्रांग बन जाएगी। इससे आखिरी में यही होगा कि जब भी उसे किसी भी मोबाइल की दुकान पर जाना होगा तो वो अपने आप ही उस मोबाइल शॉप पर सबकॉन्शियसली जा सकता है, बिना सोचे कि वो दुकान है कहाँ। सबकॉन्शियस माइंड सही मायने में एक रहस्य ही है, बिल्कुल डार्क मैटर की तरह। जिस तरह यूनिवर्स में डार्क मैटर को भले ही कोई देख न पाता हो, पर उसके वजन को महसूस जरूर कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही एक सबकॉन्शियस माइंड को भी नहीं देखा जा सकता है, पर इसके होने के फायदे को जरूर महसूस किया जा सकता है। बस कब और कैसे, ये एक पेचीदा सवाल है। जिस तरह से किसी चीज को अंधेरे से बाहर लाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड में से यादों को बाहर लाने के लिए भी एक इंप्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें मजेदार बात यह है कि जब भी सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पर उतर आता है तो लोग उसे अक्सर चमत्कार समझने लगते हैं। कई बार ऐसी न्यूज आती है जहां पर किसी इंसान के सर पर चोट लगने से वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। अब हैरानी की बात, उसका याददाश्त भूलना नहीं होता है, बल्कि उसका एक अलग भाषा बोलना होता है जो उसने कभी बोली ही नहीं होती है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इसका सबसे बड़ा कारण होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ क्या रोल है? आइए एक केस स्टडी देखते हैं जिसे कॉलेरिज नाम के एक व्यक्ति ने किया था। एक बुढ़िया थी जो ना ही लैटिन जानती थी और ना ही ग्रीक। एक दिन उसे भयंकर बुखार हो गया, जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ा था। जब वो ठीक हुई तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ठीक होने के बाद वो लैटिन और ग्रीक में न जाने क्या क्या बोलने लगी थी। बाद में मालूम पड़ा कि भले ही उसने ये भाषाएं नहीं सीखी हों, पर उसका इनसे कोई वास्ता नहीं था, ऐसा भी नहीं था। असल में बचपन में वो जहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, वहाँ पर एक आदमी अपनी लाइब्रेरी में इन्हीं भाषाओं में जोर जोर से क्लासिकल पढ़ता था, जिसे ये सुनती रहती थी। वो उस वक्त उसके दिमाग में घुसता गया और इतनी बार उसने सुना कि सबकॉन्शियसली उसे याद होता गया। अब जब वो बीमार पड़ी तो उसका बीमार पड़ना उसके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो उन भाषाओं को बोलने लगती है ना मजेदार? पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हर आदमी के साथ क्यों नहीं होता? क्या इसके लिए कुछ और भी चाहिए? तो जवाब है हाँ। असल में मेमोरी से जुड़ी एक बात जो लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि एसोसिएशंस बना भी रहे हैं तो इसे एक ढंग से बनाना चाहिए। ढंग से मतलब ये
कि जिस तरह वो बूढ़ा बच्चों के फीचर्स को उनके साथ एसोसिएट करके बच्चों को एक ऑर्डर में याद कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह एक मेमोरी में ऑर्डर के साथ एसोसिएशंस याद करने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस ऑडियो बुक में एपिसोड्स की इंडेक्सिंग है। एपिसोड की इंडेक्सिंग से याद आया कि आपने इंडेक्स में अटेंशन दिया था कि अगला एपिसोड किस बारे में है। दिन बड़े आराम से कट रहे थे, उस बूढ़े किसान के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी। एक दिन कुछ बच्चे खाना खाने नहीं आए। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बच्चे और कम होते गए। उसने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन छोटे बाल वाला लड़का भी नहीं आया। बूढ़ा, जिस पर उस लड़के का अच्छा इंप्रेशन था, सोच में पड़ गया। उसने डिसाइड किया कि वो उसे देखने जाएगा। जब वो वहां पहुंचा तो देखता है कि वहां पर बीमारी फैली हुई थी जिससे बच्चे मर रहे थे। बूढ़े को बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि छोटे बाल वाला लड़का बीमार था, बल्कि इसलिए कि बूढ़े ने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था, जिससे अब बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी। पश्चाताप में उस बूढ़े ने डिसाइड किया कि अब से वो उन बच्चों की बहुत सेवा करेगा। ये बोलते हुए वो रोज वहां आने लगा। गरम गरम खाना और काढ़ा लाने लगा। वो उनकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता था। शरीर से लेकर उनके रहने के ठिकाने तक को सबको गर्म पानी से धोता था। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे बच्चे ठीक होने लगे थे। जब सभी ठीक हो गए तो भी उस बूढ़े ने सेवा करनी बंद नहीं की। सेवा करना अब उसकी आदत में शामिल हो गया था, जिस पर उसे अब ध्यान नहीं देना पड़ता था, जैसे सेवा ना हो बल्कि कोई इनवॉलेंट्री काम हो गया हो। दोस्तों, अभी तक आपने ये सीखा कि मेमोरी के लिए अटेंशन और एसोसिएशन बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी सुंदर बात बोली जाती है, मेमोरी अटेंशन की बेटी है जो कि बुद्धिमत्ता की माँ है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं और आगे फिर मेमोरी भी नहीं बना पाते हैं। इसे सुनकर लाइफ का एक पीरियड जरूर याद आ रहा होगा, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स को अक्सर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग पीरियड होता है, लेकिन यही तो वो नहीं करते हैं। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है और इस पर काम किया जा सकता है, यानी अटेंशन पर ध्यान देते हुए अपनी मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखों में ज्यादा रोशनी के लिए आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और अंधेरे में बेहतर दिखने लगता है। तो बात आती है अटेंशन को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि हर बार की तरह अभी भी प्रॉब्लम सामने आती है कि अगर सच में इतना आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। इसे समझने के लिए सबसे पहले अटेंशन के दो टाइप्स को समझना होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री अटेंशन वो होता है जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है और उस पर ज़बरदस्ती ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर इनवॉलेंट्री का मतलब है कि अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टूडेंट लाइफ से बेहतर एग्जाम्पल यहाँ और क्या हो सकता है। मान लीजिए कि दो लड़के हैं जो खिड़की की साइड में बैठे हैं। उनकी क्लास लग रही है और खिड़की के बाहर दूसरी क्लास खेल रही है। अब एक लड़के को पढ़ना पसंद है तो वहीं दूसरा लड़का है जिसका इंटरेस्ट खेल में ज्यादा रहता है। तो अब आप बताइए कि पढ़ने में इंटरेस्ट रखने वाले लड़के का इनवॉलेंट्री अटेंशन कहाँ होगा? अगर आपने क्लास में कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, वो लड़का टीचर पर अपने आप ही ध्यान देता रहेगा बिना किसी के कहे। लेकिन अगर उस लड़के को खेल की तरफ ध्यान देने को कहा जाए तो उसे बार बार कहना पड़ेगा, यानी एक वॉलेंट्री एक्शन देना होगा। इसका बिल्कुल उल्टा खेल में इंटरेस्ट रखने वाले लड़के के साथ होगा। चलिए ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अटेंशन में डिफरेंस तो समझ आ गया, पर फिर एक सवाल ये आता है कि मेमोरी में इनमें से कौन सा अटेंशन रोल प्ले करता है? जवाब है दोनों ही रोल प्ले करते हैं, बस फर्क इतना है कि करते अलग अलग टाइम पर हैं। जैसे जब तक मेमोरी नहीं बन जाती है तब तक एक वॉलेंट्री अटेंशन देने की जरूरत पड़ती रहती है, जिससे वो वॉलेंट्री एक्शन से इनवॉलेंट्री एक्शन में अपग्रेड होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बूढ़े किसान ने अपनी सेवा को वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री सेवा भाव में बदल दिया था, वैसे ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कुछ कुछ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की तरह नहीं लगता है। वैसे बूढ़े किसान से याद आया कि आपने ये देखा कि कैसे पहले उस बूढ़े का उन बच्चों के बारे में जानने का इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे ही इंटरेस्ट आया उसने उन बच्चों को बचा लिया। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि ये बच्चे क्या हैं? बच्चे मेमोरीज हैं। तो अगर किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट जगा लिया जाए तो मेमोरीज और अच्छे से स्टोर हो सकती हैं।
इसलिए अगर किसी चीज़ में अटेंशन डालना है तो उससे जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात को ढूंढना होगा, और अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है तो प्रैक्टिस करनी होगी कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिले। जैसे अभी तक आपने कई कहानियां सुनी होंगी, पर आपको क्या सभी कहानियां याद हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स और कहानियों में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितना कि ये जानने में कि मेमोरी बढ़ती कैसे है। हालांकि ये गलत नहीं है, क्योंकि आपका मकसद ही मेमोरी को बढ़ाना और बढ़ाने के तरीके सीखना है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन बातों के कारण इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे अगर इन एग्जाम्पल्स की ही बात करें तो सोचिए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखा है। खुद से एसोसिएट करिए, इंटरेस्ट जगाइए और फिर बार बार उसी बात को याद करिए। ऐसा बार बार करने से आपको इनवॉलेंट्री वो एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका इफेक्ट सिर्फ मेमोरी पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल माइंड पर होगा, जो जल्दी से वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री चीज़ों को याद करने में मैच्योर हो जाएगा। इसके अलावा एक स्किल अनलॉक हो जाएगी छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी नोटिस करने की, जो ओवरऑल आपके सेंसेस को बढ़ाएगी। इससे जुड़ी एक बात ऑथर अक्सर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सिर्फ देखता है और ध्यान नहीं देता है तो उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। आखिर कितने ही लोग हैं जो रोज़ काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या एक पर्टिकुलर जगह पर घूमने जाते हैं और उस डेस्टिनेशन के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देते हैं। ख़ास तौर पर आज जहां पर लोग चलते हुए भी मोबाइल से ऊपर देखते ही नहीं हैं। यही कारण है कि लोगों का देखना और ध्यान देना इतना सीमित हो चुका है कि वो अपने आसपास का कुछ नोटिस ही नहीं करते हैं, और जब करने की बारी आती है तो उनका माइंड इतना डेवलप ही नहीं होता है कि वो कर भी पाएं। इसलिए एक अच्छी मेमोरी के लिए सभी को ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी। चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना होगा और एक बढ़िया ध्यान देना होगा। उससे एक स्ट्रांग फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा जो कि मजबूत मेमोरी के लिए एक बेस बनेगा। तो अगर अटेंशन को शॉर्ट में समझा जाए तो इसे 3 रूल्स में समझा जा सकता है। पहला, इंटरेस्ट लेकर आना है। दूसरा, चीज़ों को बारीकी से देखना है। और तीसरा, कमांड को पुश करना है। पहले 2 की तो बातें हो चुकी हैं, अब आखिरी रूल को समझते हैं। इसके लिए धनुष बाण का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक धनुष है जिसके धागे को खींचकर छोड़ने पर उसमें लगी टेंशन और इलास्टिसिटी से तीर बहुत तेजी से आगे उड़ता है, जो कि तीर धनुष के काम करने का एक मैकेनिज्म ही है। पर अगर यहीं पर धागे को सिर्फ छोड़ने की बजाय तीर को हल्का सा पुश भी कर दिया जाए तो क्या होगा? उससे तीर की गति और तेज हो जाएगी। तो तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी किसी को किसी चीज़ पर अटेंशन देना है तो उसे खुद को ये भी बताना है कि वो किस चीज़ पर अटेंशन दे रहा है। ये छोटा सा पुश उस चीज़ को याद रखने में और कारगर साबित होगा, और जैसे ही कोई इसे करने में नाकाम हो जाएगा वो द ग्रेट आर्ट ऑफ मेमोरी इज अटेंशन को समझ जाएगा। बूढ़े किसान की मेहनत से जब सब बच्चे ठीक हो जाते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लाइन बनवाना और खाना परोसना भी। बस इस बार एक बदलाव आता है। बूढ़े ने एसोसिएशन को और अच्छे से समझ लिया था। जैसे अब जब वो छोटे बाल वाले लड़के को खाना देता था तो उसके तुरंत बाद वो लंबे बाल वाले को खाना देने लग गया था, जिससे बालों का ही एक एसोसिएशन बन गया था। फिर तीसरे नंबर पर एक ऐसा लड़का आया जिसके बाल तो नहीं मगर उसकी खुद की लंबाई बहुत होती है। तो ऐसे करके बूढ़े ने कोई ना कोई एक फीचर के बेसिस पर दूसरे फीचर को याद करते हुए सभी बच्चों को एक ही सीक्वेंस में खाना परोसना शुरू कर दिया था। इस प्रोसेस को लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोला जाता है। जो क्या होता है इसी चैप्टर में बात की जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात आपके गले तक आ चुकी है पर जबान पर नहीं आ रही है? उस वक्त इतनी बेचैनी होती है कि लोग खुद से ही परेशान हो जाते हैं। तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि आपको क्या याद आ रहा है, पर वो इतना अनक्लियर होता है कि उसकी एक इमेज ही नहीं बन पाती है कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। यही कारण है कि आप अटके रह जाते हैं और अटके रह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन अच्छा न होने की वजह से होता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन मेमोरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बनाता है, जो 2 बातें कहता है, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी और सिमिलैरिटी। पहले बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ कॉन्टिग्यूटी की।
ये एसोसिएशन कहता है कि हर आइडिया एक चैन की तरह होता है, जिसके पीछे और आगे एक और आइडिया जुड़े होते हैं। वहीं पर एसोसिएशन ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि जो भी एक दूसरे से मिलता जुलता है वो साथ में याद किए जाते हैं। जैसा कि बूढ़े की कहानी से समझ आता है कि कैसे उसने कुछ सिमिलैरिटीज को देखते हुए चीजों को एसोसिएट करना शुरू कर दिया था, जिससे उसे याद रखने में बहुत आसानी हो रही थी। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्टिग्यूटी इन टाइम एंड स्पेस। कॉन्टिग्यूटी इन टाइम का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में शुरू में देखा गया है उसी सीक्वेंस में उसे दोहराना है, जैसे अल्फाबेट्स या कबीर के दोहे। वहीं पर कॉन्टिग्यूटी इन स्पेस में पोजीशन को देखा जाता है, जैसे एक कमरे में रखे हुए सामानों को याद रखना। इसी लॉ के बेसिस पर निमोनिक्स भी काम करते हैं। निमोनिक्स यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज वाली चीजों को एक साथ रखकर उनके फर्स्ट लेटर से वर्ड या सेंटेंस बनाते हुए उन्हें याद करना। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल स्टूडेंट्स अक्सर कई निमोनिक्स को याद करते हैं, जैसे सैड जिसका मतलब है सिनकॉप, एंगिना और डिस्पिनिया होता है, और ये सभी ऑर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है? ये दिल में जो वॉल्व्स होते हैं उनसे बनने वाले रास्ते के पतले होने को बोलते हैं। अब ये वॉल्व्स क्या होते हैं? अब ये सब जानने लगे तो आप मेमोरी नहीं मेडिसिन पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए ज्यादा गहराई में बस इतना जानते हैं कि कैसे न्यूमोनिक काम करता है और कैसे सिर्फ सैड शब्द को सुनकर कोई इसे ऑर्टिक स्टेनोसिस से जोड़ सकता है। फिर आता है एसोसिएशन बाय सिमिलैरिटी। यहाँ पर ऐसी चीजें एसोसिएट होती हैं जो मिलती जुलती हैं, बिना स्पेस और टाइम पर डिपेंड हुए। इसे एक रियल लाइफ मगर रहस्यमयी इंसिडेंट से समझते हैं, जो सभी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर घटित हुआ होगा। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जो आपके साथ अभी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, पर कब ये नहीं पता चलता। इस फिनोमेनन को डेजा वू कहते हैं। ये क्यों होता है इसका किसी को ठोस रूप से नहीं पता, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक थ्योरी कहती है कि क्योंकि यूनिवर्स एक से ज्यादा होते हैं तो शायद जो दूसरे यूनिवर्स में रहा हो वो आपको इस तरीके से महसूस होता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बिल्कुल यही तो नहीं, पर कुछ ना कुछ इसके जैसा आपके साथ पहले भी कभी हुआ होगा, जिसे दिमाग पूरी तरह से याद नहीं कर पाता है और डिफरेंशिएट करने की बजाय मान लेता है कि बिल्कुल यही इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। तो क्या डेजा वू और एसोसिएशन बाय सिमिलैरिटीज एक जैसे नहीं है, जो मिलती जुलती चीजों को आपस में कनेक्ट करती हैं? इसीलिए एसोसिएशन जरूरी है ताकि कोई मेमोरी आधी अधूरी न बने और कंफ्यूजन हो जाए। बस जैसा कि कहा गया है कि एसोसिएशन के साथ इंप्रेशन भी जरूरी है, तो ये इंप्रेशंस कैसे काम करते हैं? एक बार बूढ़ा किसान अपने खेत में बढ़िया बढ़िया हरे बड़े रसीले तरबूज उगाता है। वो सोचता है कि क्यों ना बच्चों को भी ये हरे मीठे तरबूज दिए जाएं। ये सोचकर वो उनके लिए तरबूज लेकर जाता है और वाकई तरबूज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तरबूज उन बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो उनके दिमाग पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा सेब और केले भी लेकर आता है, पर वो किसी और फल के मुकाबले एक तरबूज को खाने की डिमांड बार बार करने लग गए थे, क्योंकि उस तरबूज का फर्स्ट इंप्रेशन बाकी फलों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग पड़ा था। इस दौरान बूढ़ा एक चीज देखता है कि जब भी बच्चे तरबूज को खाने की फरमाइश करते थे तो उनके तरीके अलग अलग होते थे। जैसे कोई इसे बड़ा हरा फल कहकर याद करता था तो कोई उसे मीठा ढेर सारे बीज वाला फल कहकर याद करता था। हालांकि आखिरी में मतलब सभी का तरबूज होता था, तो वो रोज तरबूज लाता रहता था। दोस्तों, ये तो पता चल गया है कि एसोसिएशंस के कौन से 2 टाइप्स होते हैं। इसी तरह मेमोरी की भी कई क्लॉजेस होती हैं जो हर किसी में दिखती हैं, बस लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई आदमी ऐसा होता है जिसे नाम से ज्यादा चेहरा याद रहता है, तो वो कोई चेहरे से ज्यादा नाम को याद करना आसान मानता है। लेकिन एक एरिया अच्छा होना और दूसरा एरिया नहीं, इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती है। यानी कि अगर सही में मेमोरीज को बढ़ाना है तो एक से ज्यादा एरियाज पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी चीज में बेहतर होगा तो कोई किसी चीज में, और आखिर में वो इंसान फिर परेशान होगा ही होगा। इसलिए बेस्ट मेमोरी एक कंप्लीट मेमोरी होती है। अब एक कंप्लीट मेमोरी को पाने के लिए यह समझना होगा कि मेमोरीज होती किस तरह की हैं। एक मेमोरी के मेनली 2 क्लॉजेस होते हैं।
मेमोरी ऑफ सेंस इंप्रेशंस और मेमोरी ऑफ आइडियाज। मेमोरी ऑफ सेंस इंप्रेशंस की बात करें तो ये सिंपली 5 सेंसेस के बेस पर बनती है। 5 सेंसेस कौन से हैं? टेस्ट, टच, स्मेल, साइट और हियरिंग। अब साइट और हियरिंग तो हर कोई जानता है, क्योंकि आम जिंदगी में किसी भी तरह की मेमोरी को बनाने में ये सबसे ज्यादा काम आने वाली सेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को अक्सर ये बोला जाता है कि पढ़ते वक्त सिर्फ देखो नहीं बल्कि बोलो भी, या सिर्फ बोलो नहीं बल्कि लिखो भी, ताकि ज्यादा अच्छे से याद हो सके। तो क्या टेस्ट, टच और स्मेल किसी काम के नहीं है? वैसे पूरी तरह से इनको नाकारा तो नहीं बोल सकते, पर यह भी सच है कि इनका मेमोरी में इन्फ्लुएंस बहुत कम है। कारण है कि बहुत लोगों की लाइफ में इनका बहुत यूज नहीं है, बशर्ते उनको यूज करना ही किसी का प्रोफेशन हो। जैसे वाइन या चाय टेस्टर, जिनका काम ही सूंघने का और टेस्ट करने का होता है, तो उन्हें इन सेंसेस के स्ट्रांग होने की जरूरत लगातार पड़ती रहती है, जिसके बदले में उनकी इस सेंसेस से रिलेटेड मेमोरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर उन्हें एक स्मेल या टेस्ट को किसी दूसरे स्मेल या टेस्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो कि तभी मुमकिन होगा जब याद रहे कि पहले वाले की स्मेल या पहले वाले का टेस्ट कैसा था। वैसे ये भी बोला जा सकता है कि जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेंस यूज होगी, उसकी मेमोरीज भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगी। यही कारण है कि अक्सर देखना और सुनना सूंघने या टेस्ट करने से ज़्यादा डेवलप होता है, और जो मेमोरीज बनती हैं वो अक्सर इन्हीं 2 सेंसेस से जुड़ी हुई बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मंदिर के सामने से जाने का याद कराया जाए तो आप क्या याद करेंगे? मंदिर की शेप और भगवान की मूर्ति का दिखना, या बजने वाली घंटी, या प्रसाद का स्वाद, या फिर फूलों और अगरबत्ती की महक? सबसे पहले तो मंदिर की शेप ही आंखों के सामने बनी होगी। क्यों? कारण पहले ही बता दिया गया है, यानी कि देखने से मेमोरी का ज्यादा बनना। इसलिए जब भी किसी चीज को रिकॉल किया जाता है तो अक्सर वो मेमोरीज इन्हीं देखने और सुनने के सेंसेस से एसोसिएट होती हैं कि क्या देखा था और क्या सुना था। दूसरी बात ये भी देखने को मिला है कि जितने ज्यादा सेंसेस एक मेमोरी को बनाने में यूज होंगे, उतने ही ज्यादा एसोसिएशंस बन पाएंगे, जिससे सबकॉन्शियस माइंड में उस मेमोरी का रिकॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। अब यहाँ पर यह बात है कि अगर इसे और भी बेहतर करना है तो दूसरे सेंसेस पर भी काम किया जा सकता है, यानी अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को यूज किया जाए ताकि मेमोरी के सभी एरियाज को कवर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह बच्चे तरबूज को याद कर रहे थे, वो दिखा रहा था कि कौन से बच्चे का कौन सा सेंस ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए उनके दिमाग में उसी सेंस से एसोसिएटेड मेमोरी बन रही थी, और जब उन्हें तरबूज को बताने की जरूरत पड़ रही थी तो वो वही मेमोरी भी सामने आ रही थी। यानी सारा खेल सेंसेस और उनके इंप्रेशंस का है। हालांकि अगर बच्चे चाहते तो वो इसे भी इम्प्रूव कर सकते थे। इसके लिए उन्हें बस उस सेंस को यूज करना है जिसे वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। यानी अगर सूंघना इम्प्रूव करना है तो उन्हें तरह तरह की चीजें सूंघनी चाहिए और डिफरेंशिएट करनी चाहिए। इसी तरह टेस्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंदिर वाले एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी सेंसेस से एक जैसे इंप्रेशंस बनते हैं, तो वो मंदिर के बारे में बताते हुए मूर्ति, घंटा, प्रसाद और फूल सभी कुछ बता देगा। तो अगर कोई सुन रहा होगा तो उसे इतना अच्छे से मंदिर के बारे में समझ आ जाएगा जैसे उसने खुद वो मंदिर देखा हो। तो इसीलिए सेंसेस को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, पर इसे कैसे स्ट्रांग बनाना है इसके बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में मालूम पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर और सीखते हैं सेंसेस और उनके इंप्रेशंस को इम्प्रूव करना। एक बार बूढ़ा किसान उन बच्चों के पास अपनी गाय लेकर जाता है। असल में वो गाय और उसके नन्हे बछड़े को चराने के लिए लेकर गया था, पर सोचता है कि क्यों ना बच्चों के पास भी इन्हें ले चलें। सभी बच्चे उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं, प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं और लाड करते हैं। कुछ बच्चे बछड़े को लेकर कहीं घूमने निकल जाते हैं। समय बहुत बीत जाता है। बूढ़ा चलने के लिए उठता है, पर देखता है कि बच्चे और बछड़ा अभी तक नहीं आए थे। कुछ अनहोनी की आशंका लिए वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर वो देखता है कि बच्चे बड़े परेशान घूम रहे थे। जाकर मालूम पड़ता है कि उनसे बछड़ा बिछड़ गया था। ये बोलते बोलते वो बच्चे रोने लगे, पर बूढ़ा इस बात पर हंस रहा था। इसके बाद वो खुद उसे ढूंढने निकलता है और कुछ ही देर में उछलते कूदते बछड़े को उनके पास ले आता है। बच्चे जब हैरानी से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो बछड़ा दूसरे बछड़ों के साथ चरने की जगह पर चला गया था, जहां पर वो अक्सर जाता था। शायद वो बच्चे इसलिए उसे नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि वहां पर हर बछड़ा एक जैसा ही दिख रहा था।
बूढ़े को भी यही परेशानी आई थी, पर इसके लिए वो उसके कदमों की आवाज़ सुनकर पहचान गया था कि उसका बछड़ा कौन सा है। ये सुनकर बच्चे बड़े हैरान होते हैं और उछलते कूदते बछड़े के साथ वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, क्यों ना एक पहेली पूछी जाए। जब भी कोई किसी चीज़ को देखता है तो वो उसे केवल देखता नहीं है, पर सिर्फ देखता है। देखता ही नहीं बल्कि देखता है। भला ये कैसी पहेली हुई? क्या कोई मतलब भी है इसका? तो हाँ, इसका बहुत गहरा मतलब है। असल में जब भी कोई किसी चीज को देखता है तो वो उसे केवल ऊपरी सतह से देखता है, इतना कि दिमाग को लगता है कि ध्यान दिया गया है, पर कुछ देर बाद ही वो उसे भूल जाता है कि उसने क्या देखा था। और इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी ने गाय तो देखी ही होगी। सभी को यह भी पता होगा कि गाय के कान और सींग होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि गाय के कान कहाँ से शुरू होते हैं, सींग के ऊपर से, सींग के नीचे से या पीछे से, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद हाँ और शायद नहीं भी, क्योंकि सभी ने कभी गौर ही नहीं किया होगा इस चीज पर। इसलिए ऐसा बोला गया है कि लोग किसी चीज को देखकर भी नहीं देखते हैं। यानी इसका मतलब है कि पहले देखना भी सीखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आंखों को ट्रेन करें, क्योंकि आमतौर पर आंखें जितना देखती हैं उससे कहीं कम स्टोर कर पाती हैं। इसलिए आंखों को बनाना ही ऐसा है कि वो दिमाग में लगभग सब कुछ स्टोर कर पाएं। आम भाषा में कहा जाए तो आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखना है। इसके लिए अपनी आंखों और दिमाग को एक साथ ट्रेन करना होगा। ऑथर बताते हैं कि हिंदू पहले अपनी आंखों को ट्रेन करने के लिए एक गेम खेलते थे, जिसका जिक्र रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक किम में भी किया है। उसमें किम और एक हिंदू बच्चे को बोला जाता है कि प्लेट में रखे सारे जेम्स और गहनों को याद करना है। किम कुछ चीज़ें तो याद कर लेता है, पर देखता है कि हिंदू लड़का कितनी बारीकी से सब कुछ याद रख पा रहा था, तो वो शर्मिंदा हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो हिंदू लड़का बहुत पहले से ही खुद को ट्रेन कर रहा था। इसके लिए वो एक गेम खेलता था जिसमें जितनी जल्दी हो सके अपने सामने रखी चीज़ों को देखना है और उनके छिपाने के बाद बताना है कि उसने क्या देखा। यही करते करते उसका दिमाग इतना ट्रेंड हो गया था कि अब वो एक ही पल में सब कुछ देखता ही नहीं था बल्कि याद भी कर लेता था। ऐसी गेम्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिलती हैं, जैसे इटालियंस की मोरो गेम। लियोनार्डो दा विंसी, जो एक जीनियस पेंटर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर और फिलोसोफर थे, वो जब भी पेंटिंग बनाते थे तो उससे पहले बहुत समय तक रियल डेड बॉडीज को स्टडी करते थे। इसलिए अगर कभी उनके स्केचेस को कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि वो कितनी खूबसूरती और बारीकी से मसल्स और शरीर को बनाते थे। इसी तरह जो ताश खेलते हैं वो हर एक पत्ते पर नज़र रखते हैं और फेंके हुए पत्तों को याद रखते हैं ताकि अंदाज़ा लगा सकें कि किसके पास क्या बचा होगा। ऐसे ही ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि जहाँ पर लोगों ने अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लिया है कि वो तुरंत ही एक चीज़ को देख भी लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। अब सभी लोग ऐसा कर पाएं तो इसके लिए बस करना ये है कि इंटरेस्ट लेकर आना है, छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, याद करना है और फिर दोहराना है। ऐसा करते हुए सिर्फ मेमोरी ही नहीं बल्कि मेंटल फोकस भी डेवलप होता रहेगा, जिसके बाद कोई कभी ये बहाना नहीं बना पाएगा कि ये चीज़ सिर्फ इसलिए याद नहीं रही क्योंकि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये तो बात थी देखकर मेमोरी बनाने की। इसी तरह बात सुनने की भी आती है। सुनने से जो इंप्रेशन बनते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि देखने की होती है। यानी सुनना और देखना लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेंस दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग अपना कुछ मनपसंद या ज़रूरी आवाज़ सुनते हैं तो वो एक बेहतर तरीके से सुनते हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे का दूसरे कमरे में रोते हुए सुनना, या फिर किसी का कोई मनपसंद गाना, या फिर एक इंजीनियर का रेलवे लाइंस पर हथौड़ा मारना और आवाज़ से कोई कमी का पता लगाना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिक्कों की आवाज़ सुनकर बता देते हैं कि कितने पैसे हैं। ऐसे ही बॉलीवुड की एक मूवी में दिखाया गया है कि एक आदमी सिर्फ सिक्कों के खनकने को सुनकर बता देता है कि कुछ पैसे कम हैं। हालांकि वो था एक मूवी का सीन, पर हकीकत से ज़्यादा अलग नहीं था। पर इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे अपने सुनने का या बाकी सेंसेस का इम्प्रेशन को और मजबूत कर सकते हैं? इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर सुनने की बात करें तो सबसे पहले आपको आदत डालनी होगी छोटी सी छोटी चीज़ों को सुनने की, जहाँ पर उनकी टोन को पहचानना है और आवाज़ों के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी आवाज़ किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, उस बूढ़े किसान का उस बछड़े के फुट स्टेप्स को सुनकर पहचानना,
ये तभी मुमकिन हो पाया होगा जब उसने बहुत ध्यान दिया होगा और उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया होगा। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसपास ही कई लोग और आवाज़ें हैं, जैसे किसी का तेज चलना तो किसी का धीमा, कोई भारी कदम रखता है तो किसी के कदम रखने का पता ही नहीं चलता है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही दूसरे सेंसेस को भी इम्प्रूव करना है, यानी ध्यान देना है और डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी ये चीज़ें हो जाएंगी तो बस बार बार अपने स्किल्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ काम नहीं करती वो खत्म हो जाती है, जैसे मेमोरी। बूढ़ा किसान एक बार यूं ही बच्चों के साथ बैठा बात कर रहा था। तभी वो देखता है कि दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, जहां पर एक बच्चा दूसरे से उधार के लिए लड़ रहा था और कह रहा था कि कुछ दिन पहले उसने उससे तरबूज का टुकड़ा मांगा था, तो उसके बदले में उसे आज उसका तरबूज मिलना चाहिए। जबकि दूसरा कह रहा था कि वो लड़का है ही नहीं जिसने तरबूज मांगा था, वो गलतफहमी में है और असली गुनहगार का चेहरा भूल गया है। जिस पर पहला वाला लड़का कहता है कि वो कभी भी दिया हुआ उधार नहीं भूलता है। ये सुनकर बूढ़ा हंस देता है और अपने तरबूज का टुकड़ा उस पहले लड़के को दे देता है, जिससे लड़ाई रुक जाती है, कम से कम एक बार के लिए। रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजें लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं वो है लोगों को ना पहचानना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे बहुत देर तक बात करता है, बहुत खुलकर बात करता है, पर आप केवल यही सोचते रहते हैं कि भला ये आदमी है कौन? अगर हाँ, तो आपको पता ही है कि ये पल कितना शर्मिंदगी भरा होता है, क्योंकि आप पूछ भी नहीं पाते और पहचान भी नहीं पाते, बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन दिल छोटा करने की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की मेमोरी में किसी का नाम और नंबर याद रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि अभी केवल नाम के बारे में बात करेंगे। अब वैसे तो नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पर इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जैसे सोक्रेटिस, जिनके हर साल हजारों स्टूडेंट्स होते थे और वो बड़ी आसानी से उन हजारों स्टूडेंट्स का नाम याद कर लेते थे। इस एग्जाम्पल के बाद से इस सवाल को थोड़ा बदल देते हैं, यानी फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए नाम याद रखना आसान होता है और कुछ के लिए नहीं? असल में इसका सिंपल रीज़न ये है कि नाम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। आखिर एक नाम में किसी को क्या ही दिलचस्पी आ सकती है, बशर्ते वो आदमी ही इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यानी अगर कभी किसी का नाम इंटरेस्टिंग लगता है तो उसका नाम फिर भुलाए नहीं भूलता। यानी कि नाम की मेमोरी को पकाने के लिए उसमें इंटरेस्ट का मसाला बहुत ज़रूरी है, यानी कि सबसे पहले वो मसाले पहचानने होंगे। इसके लिए ऑथर एक आदमी के बारे में बताते हैं जो शुरू में आम लोगों की तरह ही था, पर फिर बाद में उसे द मैन हु नेवर फॉरगेट्स अ नेम, यानी एक ऐसा आदमी जो कभी भी कोई नाम नहीं भूलता है, का टाइटल मिलता है। कुछ समय पहले एक ऐसा आदमी था जो शुरू में सभी की तरह नामों को भूल जाया करता था, जिसके बाद उसे शर्मिंदा होना पड़ता था और बुरा भी बहुत लगता था। पर फिर एक दिन उसने खुद को भीड़ से अलग करने का सोचा। उसने इस सिचुएशन के साथ जीने की बजाय इसे चैलेंज करने के लिए डिसाइड किया। इसके लिए उसने सबसे पहले आर्टिफिशियल मेथड्स इस्तेमाल किए, जिससे उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद उसने इस सब्जेक्ट को न्यू साइकोलॉजी के ज़रिए से समझना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने कानों को ट्रेन किया, वैसे ही जैसे पहले बताया जा चुका है, यानी उसने सबसे पहले आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया उन नामों के साथ जो उसे बोलते थे। इससे वो नामों को बहुत अलग तरीके से सुनने लग गया था। उसने ये भी नोटिस किया कि ऐसा करने से नामों की एक अलग पहचान उसके सामने आ रही थी, जिससे उन्हें याद करना और आसान हो रहा था। फिर उसने उन नामों को लिखना और रिपीट करना शुरू कर दिया। यह भी पहले बताया जा चुका है कि जिससे एक से ज़्यादा सेंसेस काम करते हैं और मेमोरी स्ट्रांग बनती है। अब ऐसा करते करते उसका अपने आप ही इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था, इतना कि उसने सिर्फ नामों को याद करना ही नहीं बल्कि इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कोई तरह तरह के पत्थर इकट्ठा करता है, वो अब तरह तरह के नाम सुनने का शौकीन हो गया था और अक्सर अपने शौक से लोगों को हंसाता भी था, उन्हें कुछ फनी नाम सुनाकर। इससे उसे एक अलग फ़ायदा हुआ था, जहाँ पर उसकी एक अलग पहचान बनने लग गई थी। तो ये कहानी ऐसे व्यक्ति की थी जो सभी की तरह का था पर रहना नहीं चाहता था। अब हो सकता है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता हो, क्योंकि सबको इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है। पर अगर नामों को भूलने की गलती नहीं करनी है, दिमाग तेज करना है, तो शुरू में थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। अब इसमें अच्छी बात यह है कि ज़्यादा मेहनत शुरू में ही करनी होगी, क्योंकि बाद में सभी प्रोसेस अपने आप होते रहेंगे। जैसे नाम याद करने के बाद जब भी उस आदमी को कोई मिलता जुलता नाम मिलता था तो वो पहले वाले नाम को फिर से याद करने लगता था,
इससे एसोसिएशन इतना स्ट्रांग बन गया था कि वो नाम अब उसे जिंदगी भर याद रह रहे थे। इसके साथ साथ उसने अपने दूसरे सेंसेस पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जैसे देखने पर, यानी कि वो अब उन सबको नाम के साथ एसोसिएट करते हुए अच्छे से देख भी रहा था। इससे कानों पर दबाव डालने के साथ साथ वो अपनी आंखों पर भी जोर दे रहा था, यानी कि एक के बाद एक वो कई चीजें करते जा रहा था, कई एसोसिएशंस बना रहा था, कई सेंसेस को काम में ले रहा था। इससे उसका नाम याद रखना स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहा था कि वो जिंदगी भर उन्हें अब याद रख पा रहा था। तो अगर यही प्रैक्टिस हर कोई दोहराएगा तो वो भी कभी नाम नहीं भूल पाएगा। पर एक बात ये भी है कि क्या सिर्फ नाम को ही याद रखना काफ़ी है? क्योंकि नाम के साथ साथ चेहरा भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये आधा अधूरा काम कोई काम नहीं आएगा। इसके अलावा कभी कभी चेहरे को याद रखना मज़ेदार भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, विडॉक नाम का एक डिटेक्टिव था जो कभी भी किसी क्रिमिनल का चेहरा नहीं भूलता था। हालांकि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि डिटेक्टिव्स, रिपोर्टर्स या पॉलिटिशियंस का काम ही ऐसा है जहां पर किसी का चेहरा भूलना उनके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन विडॉक की नज़रों से एक चेहरा बच निकला था और फिर वो चेहरा यानी कि क्रिमिनल 20 सालों तक कहीं छुपा रहा। जब उसे लगा कि अब बाहर आ जाना चाहिए, फिर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने चेहरे को पूरा बदल लिया था। जैसे उसने नाक की शेप को बदलवा दिया, बाल कटवा लिया और एक आंख निकलवा दी। इतना एक्सट्रीम तक जाने के बाद वो निश्चिंत हो गया था कि अब उसे कोई भी आम इंसान नहीं पहचान पाएगा। और वो सही भी था। विडॉक कोई आम इंसान नहीं था। वो उसे जैसे ही देखता है वैसे ही उसे जेल जाना पड़ता है। बेचारा 20 साल बाद भी एक आदमी उसे याद रख रहा था, लेकिन इतने समय उसने याद कैसे रखा? ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब एक आदत को अपनाया जाए, एनालाइज और क्लासिफाई करने की आदत। इस सब्जेक्ट को फिजियोग्नोमी कहते हैं, यानी बाहरी रूप, जैसे चेहरे से किसी को पहचानना। अब ये एनालाइज और क्लासिफाई करना कैसे है, इसके लिए एक जीनियस का एग्जाम्पल लेते हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने चेहरे को याद रखने का एक जीनियस तरीका ईजाद किया था। इसके लिए उन्होंने आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह के जितने भी तरह के वेरिएशंस बन सकते थे बना लिए थे। फिर जब भी उन्हें कोई चेहरा दिखता था तो वो उस चेहरे को अपने वेरिएशंस के साथ कंपेयर करते और क्लासिफाई करते थे। बस आपको भी यही करना है, यानी आपको भी एक चेहरे के फीचर्स देखने हैं और उस बेसिस पर क्लासिफाई करते हुए याद रखना है, जिसमें सबसे बेहतरीन चॉइस हैं आँखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। बाकी इसके साथ वही सब प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इंटरेस्ट डेवलप करना। हालांकि चेहरे होते ही इतने दिलचस्प हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट डेवलप करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये सब होने के बाद बूढ़े की कहानी में कौन लड़का सच कह रहा था? पहला लड़का जिसने उधार दिया था, या दूसरा जो इसे झूठ कह रहा था? अब इसकी सच्चाई तो किसी को नहीं पता लग सकती, पर यह बात सच है कि उधार देने वाला कभी नहीं भूलता है कि उसने उधार दिया है, कितना दिया है और किसे दिया है। इसलिए पहले लड़के के सच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। खैर, इस प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर एक प्रॉब्लम जो लोगों को बहुत परेशान करती है और भटका देती है, उसका सॉल्यूशन ज़रूर है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, आइए इसी के बारे में अगले चैप्टर में बात करते हैं। एक बार बूढ़ा किसान उन बच्चों के पास बैठकर वापस जा रहा था। अक्सर उसे छोड़ने के लिए वो बच्चे ही उसके साथ आते थे, पर आज उसने मना कर दिया था कि क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। पर जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दिक्कत ये हो गई थी कि उसने कभी वापस जाने का रास्ता याद ही नहीं किया था, इसलिए अंत में इधर उधर एक मच्छर की तरह घूमता रहता है। उसे सबसे ज़्यादा डर जंगली जानवर से लग रहा था। तभी उसे झाड़ियों में हिलने की और एक टहनी के टूटने की आवाज़ आती है। वो सहम जाता है, पीछे मुड़ता है तो देखता है कि छोटे बाल वाला लड़का उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा एक लंबी सांस छोड़ता है। घर पहुंचने तक वो बूढ़ा पूरे रास्ते शर्मिंदा होता रहता है। उस दिन के बाद से उसने ठान लिया था कि वो रास्ता याद करेगा, जिसके लिए उसने एक बड़े से पेड़ को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए पूरे जंगल को टहलना शुरू कर दिया था। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अब सभी रास्ता अच्छे से याद हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं भटका। दोस्तों, क्या आप भी कभी बूढ़े की तरह अपना रास्ता भटके हैं, या फिर किसी ने आपसे रास्ता पूछा हो और आप भी उतने ही भटके हुए खुद को पाते हैं जितना कि वो आदमी, बजाय कि आपको उस जगह पर रहते हुए सालों हो गए हों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 10-20 साल एक ही शहर में हो जाते हैं, पर उन्हें अपने मोहल्ले के अलावा और कहीं का रास्ता ही मालूम नहीं होता है। तो अब ये सीखेंगे कि कैसे किसी लोकेशन को याद करते हैं। इसको समझने से पहले जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा,
इससे सिर्फ एक जगह की लोकेशन ही नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी, मतलब कि वो नॉर्थ में है या साउथ में। दूसरा फायदा, उस जगह के रेफरेंस में कोई दूसरी जगह कितनी दूर है ये अंदाज़ा लग सकता है। जैसे घर की डायरेक्शन क्या है, दूसरों को कहाँ मिलना है, कैसे टाइम बचा सकते हैं, एटसेट्रा। अब इसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना है, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। पर कैसे? तो सबसे पहले आपको खुद को एक पायरेट मानना है। ऐसा पायरेट जो खजाने की तलाश में निकला हुआ है। ये बस एक शुरुआती इंटरेस्ट लाने के लिए है। इंटरेस्ट बनने के बाद कई लैंडमार्क्स उनके आपस की रिलेटिव पोजीशंस के साथ याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह गूगल मैप्स के लिए उसकी गाड़ियां हमेशा अटेंटिव रहती हैं और हर अजीब चीज़ मैप पर देखने को मिल जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको भी अटेंटिव रहते हुए करना है। आपको भी एक्टिव और अटेंटिव रहना है और साथ में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप नोटिस करें जो कि आपके टारगेट लोकेशन को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एपिसोड 6 में मोबाइल की शॉप को याद रखने के लिए किया गया था। जब ये सब हो जाएगा तब अभी तक जो भी आपने देखा है उसकी मेंटल इमेज तैयार करनी है। यानी याद करना है कि जहाँ भी आप मुड़े, जहाँ भी आप रुके, जितने भी लैंडमार्क्स आए वगैरह वगैरह। इसके लिए डायरेक्शन जैसे नॉर्थ को रेफरेंस लिया जा सकता है, जिससे डायरेक्शन सेंस भी इम्प्रूव होता रहेगा। जैसे नॉर्थ के रिलेटिव में कहाँ कहाँ मोड़ आए हैं पूरी ट्रिप में, या फिर जो लैंडमार्क्स आए हैं वो किस तरफ फेस कर रहे थे वगैरह। जब एक बार एक डायरेक्ट मैप बन जाएगा तो उसके बाद कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर किया जाए। यानी पतली गलियों या एक घुमावदार रास्ता लेते हुए अब अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इससे दिमाग में बहुत साफ और डिटेल्ड मिनी मैप तैयार हो जाएगा। जब एक मैप बन जाएगा तो चाहे तो इसे एक्चुअल मैप से कंपेयर किया जा सकता है। इसके लिए भारत का स्वदेशी ऐप मैप माई इंडिया या गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो सभी लैंडमार्क्स और चला हुआ रास्ता कंपेयर करना है जिससे आप गुजरे हैं। जब ये सब हो जाएगा और आप अपना मिनी मैप देख रहे होंगे तब आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ये मैप आपका है, क्योंकि उस मैप में आपको कई ऐसे रास्ते मालूम पड़ेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। और बस हो गए आप तैयार किसी भी भटके हुए को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। फिर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल उस बूढ़े किसान की तरह। वैसे ही जैसे एक बिल्ली को उसका मालिक बार बार बेच देता है और वो हर बार घूम फिरकर वापस उसके सामने आ जाती है। वैसे लोकेशन तो याद फिर भी हो जाएगी, खास तौर पर अगर उनमें सिर्फ नाम ही याद रखना है। पर तब क्या होगा जब लोकेशन में नंबर भी आ जाएगा? यानी नंबर कैसे याद किया जाए, क्योंकि ये तो नाम से भी ज्यादा बोरिंग होते हैं। यही कारण है कि नंबर्स को याद करना सभी तरह की मेमोरीज में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आखिर हर कोई तो शिकागो के बैंक के कैशियर की तरह नहीं होता है। असल में हुआ ये था कि कई साल पहले शिकागो में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद बैंक का सारा डेटा खत्म हो गया था और कभी भी रिकवर नहीं हो सकता था अगर उनके पास एक कैशियर नहीं होता तो, जिसने 143 अकाउंट्स के डेटा सिर्फ अपनी मेमोरी से रिस्टोर कर दिए थे। इसके लिए ज़रूरी है कि नंबर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि सुनकर और देखकर याद किया जाए। मान लीजिए कि एक रूम है जिसका नंबर है 230, तो एक गेट है जिस पर 230 लिखा हुआ है। इमेजिन करें, या फिर अगर किसी का नंबर याद करना है तो ऐसा सोचें जैसे आप नंबर डायल कर रहे हैं, यानी उंगलियों को मोबाइल के बटन्स पर चलाना, टू टू की आवाज़ आना और फिर अंत में उस पूरे नंबर का डिस्प्ले होना। सब इमेजिन करें, यानी करना बस इतना है कि नंबर्स में एक मीनिंग निकालना है और उसे इंटरेस्टिंग बनाना है और बस नंबर्स याद होने लगेगा। सुबह के 6 बज रहे थे। बूढ़ा किसान उठता है और अपनी गायों को चेक करने के बाद अपने खेत की ओर निकल जाता है। दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है और दोपहर को सूखी रोटी खाकर ऊपर आसमान की ओर देखता रहता है। मन ही मन सोचता रहता है कि कब उसका जीवन बदल गया उसे पता ही नहीं चला। जहाँ पर पहले उसका हर नया दिन पिछले दिन की तरह होता था, जहाँ उसे कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वहीं पर अब उसकी ज़िंदगी रोज़ एक नया मोड़ ले रही थी। लेकिन वो इससे दुखी नहीं था, खुश था, संतुष्ट था। मरने से पहले वो कुछ आगे सोचता कि हो हल्ला करते हुए वो बच्चे आ जाते हैं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए उठता है। आराम करने का टाइम खत्म हो गया था। अब उन बच्चों के साथ हाथ बंटाने का वक्त आ गया था। सच में अब तो वो बूढ़ा ही उन बच्चों का हाथ बंटाता था, क्योंकि सारा काम तो अब वही करते हैं। बूढ़ा मुस्कुराते मन से काम करता रहता है
वैसे भी मौसम अच्छा था, धूप भी ज़्यादा नहीं थी और हवा भी मदहोश कर देने वाली चल रही थी। इसी बीच एक बच्चा कोई संगीत गुनगुनाने लगता है, जिसके देखा देखी में हर कोई शुरू हो जाता है, वो बूढ़ा भी। दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन वो बूढ़ा अपने आप ही उस संगीत को याद कर गुनगुनाने लगता है और अगले दिन फिर से ऐसा ही करता है। वो बूढ़ा अब हर दिन उस गाने को गुनगुनाता जा रहा था, जैसे कोई नशा सा हो गया हो, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि गुस्से से। गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो उस गाने को गुनगुना रहा था, गुस्सा तो इस बात का था कि उसे याद नहीं आ रहा था कि ये गाना था कौन सा। TSK TSK TSK। बेचारा बूढ़ा अभी भी अपनी कमजोर मेमोरी से बच नहीं पाया था। आखिर इतना बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जितना बुरा उसके साथ हुआ। लेकिन ये सिर्फ बूढ़े के साथ ही नहीं, ये तो बहुतों के साथ होता है। जहाँ पर कोई म्यूजिक चल रहा हो और कोई उसे एक बार सुनकर पूरे दिन वही गुनगुनाता रहे, पर बदले में याद ही ना आए कि वो गुनगुना क्या रहा है, ऐसे में गुस्सा आना जायज़ बात है। इसी सिचुएशन का एक और रूप है जो इससे भी ज्यादा परेशान करता है। जैसे एक बार एक स्कूल में कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है, जिसके चलते सभी बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं। तभी उनके बीच में एक शरारती बच्चा आता है और जानबूझकर एक गाना गुनगुनाते हुए निकल जाता है। अब पूरे एग्जाम टाइम के दौरान सभी बच्चे मन ही मन केवल उस गाने को गुनगुनाते रह जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गाना अच्छा था, बल्कि इसलिए कि वो गाना उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे कोई आयरिश पोएट कैरोलन की तरह बन सकता है, जो अपने साथी के वायलिन को सिर्फ एक बार सुनकर बिल्कुल वैसा ही बजाकर उसे हैरान कर देते थे, या मोजार्ट की तरह जो किसी भी कॉन्सर्ट को सुनकर बिल्कुल वैसा ही दोहरा सकते थे, और वो भी सिर्फ 4 साल की उम्र में। तो क्या है म्यूजिक की मेमोरी का राज? तो किसी भी म्यूजिक को याद करने के लिए सबसे पहले तो उसे कहीं राह चलते याद करने की बजाय सही से प्रैक्टिस करते हुए याद करने की जरूरत है। जैसे कोई गाना सुना और पसंद आया तो इसके लिए एक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो उसे गुनगुनाना है। गुनगुनाने के लिए गाने का बहुत लंबा पार्ट लेना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ सेकंड्स भी चलेंगे। फिर ये पार्ट गुनगुनाने के बाद आगे का गुनगुनाना है। ऐसा करने से कम गाने की ट्यूनिंग गले में उतर जाएगी। इसके बाद जो लिरिक्स हैं उनके साथ भी यही करना है, यानी टुकड़ों में याद करना है और दोहराना है। ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं पर बहुत ही काम के हैं। इससे कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी ही गाना गाना और सीखना शुरू कर देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी भी उस बूढ़े की तरह सोचा है कि आपका जीवन कैसा बीत रहा है? आखिर हर किसी को कभी ना कभी एक बार अपनी जिंदगी का रिव्यू कर ही लेना चाहिए कि वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है। पर इसके लिए पहले तो यही जरूरी है कि आपको अपना दिन याद रहे कि वो कैसे बीता था। और दुख की बात यह है कि लोगों को यही याद नहीं रह पाता है। इसलिए अब सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिन को जिएंगे और याद भी रखेंगे। किसी भी इंसान की लाइफ में रोज तरह तरह की चीजें होती रहती हैं, जिनमें से कई बातें बहुत जरूरी होती हैं तो कई जरूरी नहीं होती हैं। इसलिए भूलना तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक वो बात जरूरी ना हो। पर जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा है, अगर एक इंसान कुछ भूल जाता है तो इसका मतलब है कि वो उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट था ही नहीं। मतलब ये कि आप जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भूल जाते हैं वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं होती। पर क्या ये महापुरुष सही है? शायद नहीं, क्योंकि ये कहावतें एक लापरवाह इंसान के बहानों से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि क्या किसी घटना को तभी याद रखना चाहिए जब वो आपको हंसाए या रुलाए? एग्जाम में फर्स्ट आना या एग्जाम में फेल होना, क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है? क्या ये नहीं पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या हुआ, क्या क्वेश्चन आए, क्यों मार्क्स अच्छे या बुरे आए? ये सभी बातें भी उतनी ही जरूरी हैं जितना कि जीना। पर सवाल ये आता है कि कैसे अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा याद किया जाए। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रिव्यू करके। क्या यहाँ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए नहीं कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में जो भी होता है वो पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए जो चीज यहाँ पर करनी है वो सिर्फ एक छोटा सा काम है, रिव्यू। रिव्यू करने का मतलब ये है कि रोज कुछ टाइम निकालकर, जैसे 15 मिनट निकालकर अपने दिमाग में एक मूवी चलानी है। मूवी पूरे दिन की, जैसे सुबह उठने से लेकर चाय पीने तक, घर से बाहर निकलने से लेकर अपने स्कूल, कॉलेज, दुकान या ऑफिस पहुंचने तक, खाना खाने से लेकर लोगों से मिलने तक, बातों के शुरू होने से लेकर अलविदा कहने तक, और फिर वापसी के दौरान कुछ दुकानों को देखने से लेकर रास्ते में चाट खाने या घर पहुंचने तक। ऐसी सभी बातों का रिव्यू करना है। इससे सिर्फ दिन भर की बातों को याद रखने का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि दिमाग सबकॉन्शियसली इतना समझदार हो जाएगा कि पूरे दिन में घटित होने वाली हर चीज को वो नोटिस करने लगेगा।
इसे अगर एक ही लाइन में बोलें तो आपको जीना और उस जीने को याद करना आ जाएगा। इसके लिए बस दिन भर के छोटे इंप्रेशन को गहरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले न्यूयॉर्क के एक रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्लो वीड। उन्हें लोग अक्सर एक महान पॉलिटिशियन बोलते थे, पर वीड ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए एक अच्छी याददाश्त जैसा बड़ा हथियार होना चाहिए। इसके लिए वो एक इंसिडेंट भी बताते थे कि कैसे एक आदमी कई लोगों के सामने उनके एक कैंपेन में भाषण देते वक्त उनसे पूछ लेता है कि क्या उन्होंने उसे पहचाना। जब वो उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितने समय पहले और कहाँ पर उस आदमी को देखा था, तो वहाँ पर आया हर व्यक्ति इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। लेकिन ये हुआ कैसे? ये खुद को लापरवाह मानने वाला व्यक्ति पॉलिटिशियन बन गया। तो उन्होंने वही सब अपनाया था जो अभी बताया गया है। इसके लिए वो रोज 15 मिनट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रिव्यू करने में लगाते थे, यानी कि एक छोटे से स्टेप से अपनी पूरी जिंदगी को बदल लेना। इसके अलावा उनकी ऑब्जर्वेशन, अटेंशन और परसेप्शन स्किल्स भी बहुत डेवलप हो गई थी। और बस यही चीज आपको भी करनी है। दिन के 24 घंटे जीने हैं और उसमें से सिर्फ 15 मिनट जो जिया है वो रिव्यू करने में निकालने हैं। है ना आसान? बूढ़ा किसान अब काफी बूढ़ा हो गया था, इसलिए अक्सर वो उन बच्चों के सामने ही लेटा रहता था और कहानियां सुनाता रहता था। इसलिए जब भी कोई बच्चा उससे दूर जाता था तो वो थोड़ा डर जाता था और उनसे सवाल पूछने लगता था। सवाल पूछने का उसका तरीका हमेशा ही सेम रहता था। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या देखा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही कई सवाल पूछकर उसे उसका जवाब मिल जाता था। हालांकि बच्चों को उसके सवालों से परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि सभी जानते थे कि बूढ़े को कभी भी ठहरने की आदत नहीं थी। इसलिए अब जब वो एक ही जगह लेटा हुआ था तो दुनिया के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए बच्चे भी बहुत डिटेल में उसे सब कुछ बताते थे। बूढ़ा उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता रहता था और बड़ी मेहनत से याद करने की कोशिश करता था। इसके लिए वो बातों को आपस में एसोसिएट करता रहता था, चाहे वो कोई पुरानी बात हो या फिर अलग अलग बच्चों के द्वारा बताई हुई कोई बात हो। बचपन में सभी ने जीके के क्वेश्चंस तो किए होंगे। उफ, कितने सारे क्वेश्चंस होते थे। उनसे जुड़ी एक बात ये होती थी कि वो इंटरेस्टिंग होते हुए भी याद नहीं होते थे, क्योंकि इंटरेस्ट एक या दो क्वेश्चंस के लिए आ जाता था, पर सभी क्वेश्चंस के लिए कोई कैसे इंटरेस्ट ले लेता। पर असल में बात हर बात इंटरेस्ट की होती भी नहीं है। कभी कभी बात करने के तरीके पर भी आती है। जैसे जो भी फैक्ट याद किए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्या याद किया जा रहा है, बल्कि ये भी है कि कहाँ से याद किया जा रहा है और कहाँ पर यूज़ होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए फैक्ट्स के प्रिंसिपल्स को समझना होगा। लेकिन उससे पहले एसोसिएशन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि एसोसिएशंस बाय कॉन्टिग्यूटी की बात की गई थी, जो कि टाइम और स्पेस पर डिपेंड करता है, तो ऐसे एसोसिएशन पर किसी का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये एसोसिएशन कैसे अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वहीं पर अगर सिमिलरिटी की बेसिस पर एसोसिएशंस की बात करें तो इस पर एक अच्छा कंट्रोल बन सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी कई चीज़ों में देखी जा सकती है, बस नज़रिया होना चाहिए। अब ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि यही फैक्ट्स को याद रखने का प्रिंसिपल है। जो भी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर एसोसिएशंस बनते हैं, खुद डिसाइड किए जा सकते हैं कि किन सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर कोई एसोसिएशन बनाना है। बस ये एसोसिएशंस स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि तभी होंगे जब एसोसिएशंस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंडेंट होंगे। ये करने के बाद जो भी फैक्ट याद करना है उसे अच्छे से एनालाइज करना है और ये देखना है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ को इसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है और फिर उसे एसोसिएट कर देना है। इसे बूढ़े किसान की कहानी से समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वो बूढ़ा बातों को याद करने के लिए आपस में एनालाइज कर रहा था, मिला रहा था और एसोसिएशन बना रहा था। इसके अलावा उसने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए थे, जिससे उसे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही थी। एसोसिएशंस बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इसके लिए सोक्रेटिस और प्लेटो की तरह कई बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या इसकी कोई स्टोरी या हिस्ट्री है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, इससे मिलती जुलती क्वालिटीज़ कहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, इसका क्या काम या फ़ायदा है, पहले इसको कभी देखा या सुना है या नहीं, एटसेट्रा। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी चीज़ों पर अप्लाई हो सकते हैं।
और इनके जवाब ढूंढकर कई एसोसिएशंस बन सकते हैं। और जैसे ही कोई एसोसिएशन बनेगा, दो अलग अलग फैक्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आएगा जब एक ट्रेन सी चल पड़ेगी जिसमें ट्रेन का हर एक डिब्बा एक फैक्ट होगा जो जुड़ता ही रहेगा और जुड़ता ही रहेगा। हालांकि ये डरावना भी हो सकता है, क्योंकि फिर कब रुकना है या कब नहीं ये समझना मुश्किल हो जाएगा। पर इतना ज़रूर है कि सभी फैक्ट्स इतनी आसानी से और स्ट्रांगली माइंड में स्टोर हो जाएंगे कि इन्हें भूलने के लिए याद करने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी अगर इसे और स्ट्रांग बनाना है तो ध्यान रहे कि ऐसा करने के लिए नेचुरल एसोसिएशंस बेहतर होंगे। ये नेचुरल एसोसिएशंस बनाने का गुण बच्चों में ज़्यादा आसानी से देखने को मिलता है। जैसे एक बच्चा जिसने मधुमक्खी देखी और उसके चितकबरे डिज़ाइन को देखकर एक ज़ेब्रा से जोड़ देता है कि जिसका शरीर पर भी काले सफ़ेद लाइन का चितकबरा डिज़ाइन देखने को मिलता है, और ज़ेब्रा से फिर वो घोड़े या गधे को याद करना शुरू कर सकता है। इस तरह से काम करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे अपने आप ही एक मेंटल इमेज बन जाएगी, जैसे अभी बनी होगी, जहाँ पर अपने आप ही मधुमक्खी, ज़ेब्रा और घोड़े की इमेज माइंड में ही दिखनी शुरू हो गई होगी। वैसे मधुमक्खी, ज़ेब्रा और घोड़ों से याद आया, बचपन में सभी ने पिक्चर बुक तो ज़रूर देखी होगी। शायद बहुतों ने उसी से क ख ग घ या ABCD भी सीखा होगा, जिससे वो पढ़ने के काबिल बना। पर ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर बड़े होकर पढ़ना सब कुछ आता है पर याद फिर भी नहीं हो पाता है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी किसी से पूछ लिया जाए कि आखिरी बुक उन्होंने क्या पढ़ी थी और किस बारे में पढ़ी थी, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सच्चाई तो ये होती है कि वो बुक पढ़ते ही नहीं, सिर्फ देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग गौर ही नहीं करते कि गाय के सींग और कान आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बुक आखिर पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले ये सीखना होगा कि बुक को समझने और याद करने के लिए किसी रीडर को एक रीडर के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक राइटर के नज़रिए से बुक पढ़नी होगी। इस बात को अच्छे से समझने के लिए बचपन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो और सभी क्वेश्चंस के जवाब जानते हुए भी आपके आंसर गलत हुए हों? शायद हुआ होगा। तो उसके कारण अक्सर दो ही होते थे। पहला कारण ये कि सब कुछ याद ही नहीं होता था कि आपको लिखना क्या है, और दूसरा कारण ये होता था कि आपको आंसर तो याद होता था पर आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा होता है, जिसके कारण जो लिखना था उसकी जगह आपने कुछ और लिख दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है, तो इसका क्या जवाब होगा? शायद बहुत से लोग बोलेंगे 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, पर यह गलत होगा, क्योंकि लाइट की कोई एक्सेलरेशन होती ही नहीं है। लाइट की एक स्पीड होती है जो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, और यही स्पीड इसकी मेंटेन रहती है, यानी एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होती है। तो ये क्वेश्चन गलत इसलिए नहीं हुआ कि इसका आंसर पता नहीं था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन पर ही ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं, या ऐसे मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक्स कहते हैं। पर गलती तो हुई है, इसलिए ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि एक टीचर किस तरह की साइकोलॉजी के साथ काम करता है। कम से कम ऐसा करने से कुछ तो मिस्टेक्स कम हो ही जाएंगी। अब जब आपने ये समझ लिया है तो बस बिल्कुल ऐसे ही आपको बुक पढ़नी है, यानी एक अच्छा रीडर बनना है। तो ज़रूरी है कि आप ये जानें कि ऑथर अपनी बुक में चाहता क्या है, आखिर इस बुक के पीछे का क्या आइडिया है। इसे समझकर ये समझ आ जाएगा कि बुक किस बारे में है और क्या कहना चाहती है। अगर इसे और अच्छे से करना है तो चाहे तो खुद को एक बुक का कैरेक्टर माना जा सकता है और उसके नज़रिए से बुक की दुनिया को फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। इससे इम्प्रेशन और भी स्ट्रांग बनेगा। फिर जब भी बुक को छोड़ें तो देखें कि अभी तक स्टोरी कैसे प्रोग्रेस हुई है, कैरेक्टर ने क्या क्या किया है, कौन से ट्विस्ट्स आए हैं। ये सब आपको दिमाग में तेज़ी से दोहराना है, जैसे एक मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक बुक पूरी ना हो जाए। जब एक बुक के साथ ये करना सीख जाएंगे तो यही स्टेप्स बहुत सारी चीज़ों के साथ किया जा सकता है, जैसे कोई रिसर्च हो गई, कोई न्यूज़ हो गई, एट्सेट्रा। बस ज़रूरी ये जानना है कि उस चीज़ का पर्पस क्या है, आइडिया क्या है, इसको आपको बताए जाने का। बस एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो गलती लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि एक चीज़ को पढ़ने के बाद वो उसे कभी दोहराते नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोफेशनल बॉक्सर अपने मुकाबले से पहले अपने अपोनेंट के मूव्स को स्टडी करता है और शैडो बॉक्सिंग करता है, जहाँ पर शैडो बॉक्सिंग में बॉक्सर इमेजिन करता है कि वो किसी आदमी के साथ बॉक्सिंग कर रहा है
और उसी हिसाब से मूव करता है, पैंतरे लगाता है और इस चीज़ को वो बार बार करता रहता है, नहीं तो उसका करियर तुरंत बर्बाद हो जाएगा। पर यहाँ पर आपको बॉक्सिंग करनी नहीं, बुक रीडिंग करना सिखाया जा रहा है, इसलिए आपका रिस्क कम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत भी कम करनी होगी? बूढ़े किसान की जिंदगी में ज्यादा कोई नहीं था और सही मायने में उसने कभी इसका दुख भी नहीं था। पर जब से वो उन बच्चों से मिला था, उसकी जिंदगी बहुत बदल गई थी। कारण ये नहीं कि बच्चों से उसकी जिंदगी में रोमांच आ गया था, असल में कारण ये था कि अब बूढ़े को याद करने वाला कोई था, क्योंकि उसको हमेशा ये डर सताता रहता था कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद भी नहीं रखेगा। इसलिए अब वो संतुष्ट था और खुशी से मर सकता था। हाँ, मरने से पहले उसे उन बच्चों के लिए एक आखिरी चीज करनी थी। पर एक बूढ़ा किसान जिसके पास कुछ नहीं था, वो क्या ही दे सकता था? इस पर उस बूढ़े भूलने की बीमारी से जूझ रहे किसान ने बहुत विचार किया और अंत में उसने अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें देने का निर्णय लिया। वो कीमती चीज थी उसकी सीख, वो सीख जो उसने उन बच्चों से मिलने के बाद सीखी थी। इसलिए जब उसका अंत नजदीक आया तो उसने उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और बताना शुरू किया कि कैसे भूलना नहीं है। हालांकि इसमें भी उसका स्वार्थ था, पर एक अच्छी याददाश्त सिर्फ किसी को याद करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे जो इस बुक के की पॉइंट्स हैं, जो है किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे पहले उस पर पूरा कंसंट्रेशन जरूरी है, यानी कि पहला इंप्रेशन एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होना चाहिए। कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इंप्रेशंस देने हैं, जैसे सुनना और देखना या देखना और बोलना साथ में होना चाहिए। अगर इसमें कुछ इंप्रेशंस कमजोर हैं तो उन्हें बार बार यूज करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। बार बार अपने इंप्रेशंस को दोहराना है जिससे वो मेमोरी गहरी से गहरी होती जाए। वैसे ही जैसे एक जख्म को बार बार छूकर वो जख्म बड़ा हो जाता है, मेमोरी भी वैसे ही काम करती है। इससे कई बार कुछ कमजोर पॉइंट्स भी सामने आएंगे जिसे पहले देखा ना गया हो। जितने हो सके उतने एसोसिएशंस देने हैं। हो सके तो कुछ फनी एसोसिएशंस भी दिए जा सकते हैं या फिर फैक्ट डाला जा सकता है। हालांकि कोशिश करनी है कि एसोसिएशंस नेचुरल हों, फोर्सफुल नहीं। जैसे अगर आपको दुकान से भूला हुआ कोई सामान लेना याद करना है तो उसे अपनी गाड़ी से एसोसिएट करना है, न कि घड़ी से, क्योंकि गाड़ी पर जाने का मतलब है कि आप बाहर निकल रहे हैं, पर घड़ी को इंसान कई कारण से देखता रहता है। अपने इंप्रेशन को क्लासिफाई करना है, ध्यान देना है कि कौन सी मेमोरी किसके साथ ज़्यादा बेहतर रहेगी और क्यों बेहतर रहेगी। नई और पुरानी चीज़ों को कंपेयर करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या, कहाँ से, कैसे, कब, क्यों और किससे। ये सभी स्टेप्स और ये 7 क्वेश्चंस, जिसे मैजिक क्वेश्चंस बोला जाता है, बार बार दोहराना है तब तक जब तक दिमाग अपने आप ही इतना मैच्योर ना हो जाए और चीज़ों को समझने लगे, एनालाइज करने लगे और एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बनाने में कामयाब होने लगे। बस जब ये सब हो जाएगा तब कोई भी कभी भी कुछ नहीं भूलेगा। इसी के साथ वो बूढ़ा आदमी अपनी अंतिम सांस लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको उस बूढ़े किसान की कहानी? उम्मीद है कि आपने उस बूढ़े की कहानियों से कई बातें सीखी होंगी। तो क्यों ना इसका एक टेस्ट लिया जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने उस बूढ़े की कहानी से क्या क्या सीखा, तो क्या आप सभी बता पाएंगे हर एक चैप्टर के सीक्वेंस के हिसाब से? नहीं, हाँ, शायद नहीं, क्योंकि जैसा कि बोला गया है कि सभी की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो सब कुछ याद कर सकें। कारण सिर्फ इतना कि दिमाग एक मसल की तरह होता है और ज़्यादा यूज़ करने पर यह ज़्यादा डेवलप होता है, और आजकल के वक्त में कोई दिमाग को इतना यूज़ करता ही नहीं है। लेकिन यही तो आपने सीखा है कि कोई भी अपनी मेमोरी कभी भी तेज़ कर सकता है। बस फॉलो करने हैं तो कुछ स्टेप्स, जिसके बाद आप एक ऐसी नींव खड़ी कर देंगे कि मेमोरी नाम की इमारत कभी गिरेगी ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी विलियम वॉकर वॉटसन की लिखी ये किताब मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट की समरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, जहां पर फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई किताबों के साथ और कुछ दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। बिकम योर बेस्ट सेल्फ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
इस तरह की टू लाइनर्स तो आपने बहुत जगह सुनी होंगी और सुनकर खूब तालियां भी बजाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इसके डीप मीनिंग को समझा है? तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में सब कुछ कितना फास्ट लगता है ना। ऐसा लगता है कि अगर हम इसी स्पीड में साथ में नहीं दौड़े तो कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। इसी तरह से हम सब कुछ बहुत फास्ट करने की सोचते हैं और लाइफ में रिलैक्स्ड भी होना है, ये तो भूल ही जाते हैं। जबकि रियलिटी तो ये है कि समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें और कोई इनिशिएटिव ही ना लें, क्योंकि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें एक्शन तो लेना ही होगा। जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि बिना किसी एक्शन के हमें सब कुछ थाली में परोस कर मिल जाए, या फिर हम अगर वेट करते रह जाएं सही समय आने का, तो ये शायद गलत है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो करना है आज करो, क्योंकि कल तो खुद ही कल के इंतजार में है। तो इस बात को समझने के लिए एक स्टोरी की हेल्प लेते हैं। एक बार एक स्टूडेंट था, वो बहुत लेजी था। वो अपने हर काम को या तो किसी दूसरे को सौंप देता था, या तो वो अपना हर काम अगले दिन के लिए टाल देता था और हमेशा सही समय आने का वेट करता रहता था। उसकी ये हैबिट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके क्लासमेट्स, इवन टीचर्स भी उसके इस बिहेवियर से परेशान हो गए थे, क्योंकि इसी बिहेवियर की वजह से उसकी स्टडीज पर भी इसका बहुत इफेक्ट दिखने लगा था। एक दिन एक टीचर ने उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और उसे एक मैजिक स्टिक दी और कहा कि ये स्टिक वो जिस भी आयरन की चीज पर टच कर देगा, वो चीज पूरी तरह से प्योर गोल्ड में बदल जाएगी। और ये कहा कि ये स्टिक सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उसके पास रहेगी। वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जस्ट 1 हफ्ते बाद ही वो बहुत अमीर बनने वाला था। वो घर जाता है, सभी को वो स्टिक दिखाता है। थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट उस स्टिक को अपने बैग में रख लेता है और ये सोचता है कि जब वो कल बाजार जाएगा तो वहां से ढेर सारा लोहे का सामान ले आएगा और फिर उस स्टिक को उन सभी सामानों पर टच करके वो सब कुछ सोने में बदल देगा। दूसरा दिन होता है। वो सोचता है अभी तो सिर्फ सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। शाम में वो बाजार जाएगा और खूब सारा लोहे का सामान ले आएगा। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और वो सोचता है कि अब बहुत थक गया हूं, कल ही सुबह बाजार जाऊंगा और सारा काम खत्म कर लूंगा। दूसरे दिन की सुबह आती है। वो फिर से शाम पर अपना सारा काम टाल देता है और फिर शाम में भी उसे आलस लगता है और ये सब ऐसे ही टालता चला जाता है। और देखते ही देखते पूरा हफ्ता निकल जाता है और जब आखिरी दिन खत्म होने को आ जाता है तब उसे होश आता है कि आज ही आखिरी दिन था, अब जाकर सारा सामान ले आता हूं वरना गुरुजी आ जाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके टीचर उसके सामने खड़े होते हैं। वो मुस्कुरा कर उसे कहते हैं, क्या क्या बदल डाला सोने में, अब तो तुम बहुत अमीर हो गए होगे। वो अपने टीचर के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे वो स्टिक सिर्फ 1 दिन के लिए और दे दे, जिससे वो कुछ तो सोने में बदल सके। लेकिन इस बार उसके टीचर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें ये स्टिक 1 महीने के लिए भी दी होती ना, तुम तब भी इसी तरह दुखी होते, क्योंकि तुम्हारी हर काम को अगले दिन पर टाल देने की बुरी आदत है। उसके गुरुजी तो वहां से अपनी स्टिक लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके पास रह जाती है उसके गुरुजी की दी हुई सीख।